हाँ जी। गुड मॉर्निंग। क्या पढ़ा लास्ट क्लास में? सांगा पढ़ लिया था। चलो थोड़ा सुनाओ देखिए। रायमल अपने भाई उद्दा को कौन कौन से युद्धों में हराता है? जावर और दारिमपुर। मालवा के कौन से राजा को हराता है? कौन से मंदिर का वर्तमान स्वरूप बनवाता है? एकलिंग जी के मंदिर का। कौन सा चित्तौड़ में मंदिर शिव जी का बनवाता है? अद्भुत शिव मंदिर को हम क्या कहते हैं आजकल? अद्भुत जी का मंदिर। उसकी बहन का नाम क्या था? और रमाबाई ने कहां पे मंदिर बनवाया? और जावर वाले मंदिर का नाम क्या है? रमा स्वामी मंदिर कौन से भगवान जी का है? उसकी रानी का नाम क्या था? क्या नाम था? श्रृंगार कंवर ने कहां पर बावड़ी बनवाई? और वो उस अभिलेख में कहती है कि मैं किसकी बेटी हूं। हमें गोसुंडी से एक और अभिलेख मिला है जो कब का है? दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का अभिलेख है। कौन से धर्म की जानकारी देता है? भागवत संप्रदाय की जानकारी देता है। कौन से वंश की? कौन से राजा की? और कौन से यज्ञ की? उदना राजकुमार किसे कहते हैं? रानी का नाम क्या था? उसके कारण के कौन से किले का नाम बदल के क्या कर दिया गया? उसकी छतरी कहां पर है? कितने खंभों की है? किसके? और जो उसका एक भाई था वो सोलंकियों के खिलाफ लड़के मारा गया था। जयमल। संगा की भाइयों से लड़ाई हुई तो बचाता कौन है उसको? बिदा जेतमालोत। कौन से गांव में? सेवंतरी गांव में। बाद शरण कौन देता है उसको? करमचंद पंवार। कौन से गांव में? संगा राजा बना तब दिल्ली का सुल्तान कौन था? सिकंदर लोधी। मालवा का सुल्तान कौन था? और गुजरात का सुल्तान कौन था? पर दिल्ली के कौन से सुल्तान से उसका युद्ध होता है? इब्राहिम लोधी से। कौन कौन सी लड़ाई हुई? खातोली और बाड़ी। खातोली कहां पड़ता है? बाड़ी कहां पड़ता है? खातोली कब हुआ? बाड़ी कब हुआ? दोनों में कौन जीता? मालवा में उसकी लड़ाई किससे हुई? महमूद खिलजी सेकंड। कौन सा युद्ध हुआ? क्योंकि दोनों अपने साम्राज्य का, क्योंकि मेवाड़ और मालवा में लंबे समय से, और क्योंकि महमूद खिलजी सेकंड के एक विद्रोही को शरण दे रखी थी, चंदेरी का मैदानी राय। कौन सा किला दे रखा था? इस युद्ध में कौन जीता? सांगा के कौन से सेनापति ने उसे गिरफ्तार किया? हरिदास चारण। तो सांगा ने कितने गांव दिए? गुजरात के कौन से राजा से लड़ाई हुई? मुजफ्फर शाह सेकंड। कौन सा युद्ध होता है? क्योंकि दोनों अपने साम्राज्य का, क्योंकि मेवाड़ और गुजरात में लंबे समय से, कौन सी रियासत को लेके? नागौर को लेके। क्योंकि मुजफ्फर शाह सेकंड सांगा के खिलाफ किसकी सहायता कर रहा था? महमूद खिलजी सेकंड। और कहां का उत्तराधिकार संघर्ष? इधर में कौन कौन भाई लड़ रहे थे? संगा किसकी सहायता कर रहा था और मुजफ्फर शाह किसकी कर रहा था? इस युद्ध में भी कौन जीता? बयाना का युद्ध कब होता है? 16 फरवरी 1527। बयाना का किला बाबर ने किसको दे रखा था? मेहंदी ख्वाजा। और बाबर का सेनापति कौन आया था? युद्ध में जीता कौन? खानवा का युद्ध कब होता है? 17 मार्च 1527। वीर विनोद क्या गति है? 16 मार्च को। इस युद्ध से पहले जो इस युद्ध के कारण थे कि बाबर और सांगा दोनों अपने साम्राज्य का, सांगा ने दिल्ली के आसपास के, बाबर ने सांगा ने बाबर के कौन से किले पे कब्जा कर लिया? और सांगा किसके साथ गठबंधन बना रहा था? महमूद लोधी, जो कि किसका नेता है? किसका नेता है? अफगानों का। जो किसका छोटा भाई है? और बाबर सांगा पे क्या आरोप लगाता है? वॉयलेटिंग प्रोमिस का आरोप लगाता है वो। अच्छा, इस युद्ध से पहले बाबर ने युद्ध को क्या करार दिया? उसने कौन सा टैक्स हटाया जो कि किससे लिया जाता था? मुस्लिम व्यापारियों से। क्या नहीं पीने की सौगंध खाई उसने। अच्छा, इस युद्ध से पहले सांगा ने राजस्थान के राजाओं को लेटर लिखा। इस व्यवस्था को क्या बोलते थे? पाथी। क्या बोलते थे? मेवात से कौन गया था? हसन खान मेवाती गया था। सांगा घायल हुआ तो युद्ध को लीड किसने किया था? झाला अज्जा। जीता कौन युद्ध में? बाबर ने क्या उपाधि धारण की? सांगा हार गया क्योंकि उसकी सेना अलग अलग सेनापतियों के बयाना युद्ध के बाद बाबर को युद्ध की तैयारी का, घायल होने के बावजूद सांगा खुद, सांगा के कई साथियों ने उससे तथा युद्ध के बीच में किससे जाकर मिल गए? जैसे रायसीन का, जैसे नागौर के। बाबर के पास में दो नई चीजें क्या क्या थी? बाबर का तोपखाना और बाबर की तुलगमा युद्ध पद्धति। बाबर की सेना ने किसका प्रयोग किया? घोड़ों का। जबकि यहाँ के सैनिक क्या लेकर? बाबर की सेना के पास हथियार और यहाँ के सैनिकों के पास हथियार। अच्छा, युद्ध के अंदर जो बाबर जीत गया, सांगा हार गया, इसलिए बाबर के लिए भारत में राज करना। सांगा अंतिम राजपूत राजा था जिसने दिल्ली को चुनौती दी। खानवा अंतिम युद्ध था जिसमें राजस्थान के राजपूत राजाओं में राजपूतों की सामरिक कमजोरियां, और सांगा के बाद बड़े हिंदू राजा, अतः हिंदू कला व संस्कृति का, और इस युद्ध ने मुगलों के राजपूतों के प्रति भविष्य की नीति का निर्धारण किया। कालांतर में अकबर ने किसके स्थान पर कौन सी नीति अपना ली? संघर्ष के स्थान पर कौन सी नीति अपना ली? सहयोग। इतनी बातें पड़ी। चलो सुनना, देखना, इधर देखना एक बार।
खानवा वाले युद्ध में सांगा घायल होता है, बेहोश हो जाता है सांगा। तो घायल सांगा को इलाज करवाने के लिए लेके आए थे बसवा। कहां पे लेके आए थे? अपने दौसा के अंदर एक जगह पड़ती है बसवा, यहाँ पे सांगा का इलाज करवाया। इलाज कराया तो सांगा को थोड़ा होश आया। पूछा भाई युद्ध का रिजल्ट क्या रहा? तो पता चला कि खानवा के अंदर तो अपने हार गए। अच्छा बाबर कहां चला गया? तो कहा बाबर चंदेरी की तरफ जा रहा है। कहां जा रहा है? क्योंकि चंदेरी वाला मेदिनी राय किसकी सहायता करने के लिए आया था? सांगा। तो बाबर ने जो अगला अटैक किया था वो मेदिनी राय पर किया था। किस पे किया था? मेदिनी। पहले वो पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को मारता है, खानवा के युद्ध में वो सांगा के खिलाफ लड़ता है, अगला युद्ध किसके खिलाफ करता है? वो मेदिनी राय। मेदिनी राय कहां का राजा था? चंदेरी, इसलिए युद्ध का नाम ही क्या है? चंदेरी। अच्छा बसवा में इलाज करवाने के बाद में सांगा चला गया रणथंभौर। कहां चला गया? रणथंभौर वाला किला तब मेवाड़ वालों के पास हुआ करता था। भाई चौहानों का राज तो खत्म ही हो गया था, बाद में खिलजियों का इनका राज आ गया था, इनसे बाद में छीन लिया था मेवाड़ वालों। तो मेवाड़ वालों के पास था और रणथंभौर में था। और जब रणथंभौर में था तभी उसको यह समाचार मिलता है कि बाबर चंदेरी की तरफ जा रहा है। तो सांगा ने कहा भाई चंदेरी के मेदिनी राय ने अपनी सहायता की थी, अपने किसकी सहायता करेंगे? मेदिनी राय। वो खानवा में अपनी तरफ से आया था, अपने चंदेरी में उसके तरफ से जाएंगे। फिर वो बाबर के खिलाफ अपनी सहायता करने आया था, उससे बाबर लड़ रहा है तो अपना कर्तव्य बनता है कि अपने बाबर के खिलाफ सहायता करें। फिर बाबर से अपने हार के आए, अपने पास मौका है वापस बाबर से हार की बदला लेने का, तो अपने चलेंगे और अब चंदेरी चलेंगे। जो बड़े बड़े सेनापति थे उन्होंने कहा कि सर खानवा युद्ध में अपने को नुकसान ज्यादा हुआ है और अभी अपनी ऐसी हालत नहीं है कि लगातार दूसरा युद्ध लड़ा जा सके, इसलिए थोड़े दिन रेस्ट करते हैं, एक बार थोड़े दिन सेना की स्थिति थोड़ी और ठीक करते हैं और बाद में लड़ लेंगे। और बाबर की क्या औकात, अपने उधर घुस के ही मार लेंगे उसको, लेकिन एक बार सर रहने देते हैं, एक बार थोड़ी स्थितियां डामाडोल हो रखी है। लेकिन सांगा ने कहा कि नहीं नहीं अब रुका नहीं जाएगा, मेदिनी राय अपनी सहायता करने के लिए आया था तो अपने को इसकी सहायता करनी चाहिए, मेदिनी राय। और कहते सांगा ने साफा बांध रखा था, साफा उतारा और कहा साफा उसी दिन बांधा जाएगा जिस दिन बाबर को हराया जाएगा। फिर यहां से अपनी सेना लेकर रवाना हुए। सेनापतियों के मन में भयंकर वाला अजीब सी स्थिति, और उनको लगे कि नहीं यार नहीं लड़ना चाहिए अपने को, और सांगा तो खुद तो मरेगा मरेगा, अपने को सब गोर मरवाया। रास्ते में समझाते हुए जाएगा सर मत लड़ो, क्यों लड़ाई में क्या पड़ा आपने। यूपी वाली सीमा के अंदर घुसे तब एक गांव आता था इरिच। कौन सा गांव था? यहाँ पे फिर समझाया कि सर देख लो थोड़ा सा, यदि नहीं लड़ेंगे तो ठीक रहेगा। और सांगा ने कहा कि नहीं मैं एक बार कमिटमेंट कर लेता हूं, फिर तो फिर सामंतों को लगा, सेनापतियों को लगा अपने को कुछ करना पड़ेगा, तो खाने में जहर मिला दिया। तो इरीच के अंदर खाना खाने बैठे थे, जहर जहर मिलाने का तरीका मैंने बताया था, सीसा पीस के मिलाते थे, और सीसा आपके जो आहार नली है इसको तोड़ देता है, ब्लीडिंग होती है, वॉमिटिंग होती है ब्लीडिंग की खूब देर तक, और बाद में मर जाता है आदमी। अब वो सांगा की ब्लीडिंग वगैरह शुरू हुई तो कहा कि सर आप बीमार हो गए अब तो रुको आप। उसने कहा ना 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 कुछ ही फर्क नहीं पड़ेगा, हाथ पैर कटे तो ही फर्क नहीं पड़ा, इस ब्लीडिंग को तो क्या ही धारता हूं मैं। सांगा यहाँ से और रवाना हुआ, ब्लीडिंग से तो मरेगा ही आदमी। आगे गांव पड़ता था कालपी। कौन सा गांव था? कालपी के अंदर सांगा की मृत्यु हो जाती है। वापस मेवाड़ लेके आते हैं, भीलवाड़ा में अपनी एक जगह पड़ती है मांडलगढ़। कौन सी जगह है? यहाँ पे सांगा का अंतिम संस्कार किया गया। तो सांगा की छतरी कहां पर बनी हुई है? तो सांगा का इलाज कहां पे किया गया था? सांगा किसकी सहायता करने के लिए जा रहा है? मेदिनी राय कहां का है? चंदेरी। उस समय उसे कहां पर जहर दे दिया गया था? उसकी मृत्यु कहां पर हो जाती है? उसकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1528 को। कब हुई थी? 30 जनवरी 1528 को क्या होती है उसकी मृत्यु। और उसका अंतिम संस्कार कहां पे किया गया? मांडलगढ़। ऐसा उसकी छतरी कहां पर है? अब कोई पूछेगा कौन से स्थान पर सांगा को जहर दे दिया गया था, कौन से स्थान पर सांगा की मृत्यु हुई थी, कहां पर सांगा की छतरी है, और कोई कहां पर सांगा का इलाज किया गया था। कोई पूछेगा सांगा इरीच की तरफ जा रहा था, उसमें किसकी सहायता करने के लिए जा रहा था? मेदिनी राय कहां का राजा था? सांगा की मृत्यु किस दिन हुई थी? 30 जनवरी 1528। उतार लोगे? ये 4 नाम लिखो, आगे मैं लिखवा दूंगा क्या क्या। एक बार ये 4 नाम लिख लो आप तो केवल। उधर लिखो, आगे लिखो, बसवा में आगे लिखो। हाँ हाँ, मांडलगढ़ में अंतिम संस्कार क्यों किया? चित्तौड़ में क्या है? चित्तौड़ मांडलगढ़ पास में, ठीक है। इस रूट से जा रहे होंगे, बीच में ये आया होगा। भाई थोड़ा दूर आगे और चले जाते, इस बार मिलेगा तो पूछे। चलो बस। मांडलगढ़ उनका एक बड़ा किला था, मुख्य किला था। लाश को लेके आ रहे होंगे, रास्ते में ये जगह तय कर ली होगी भाई यहां पर कर लेते हैं अंतिम संस्कार। अब अल्लाह जाने और तो क्या सोचा होगा उन्होंने। चलो बसवा, बसवा में आगे लिखो। यहां पर घायल सांगा का इलाज किया गया था।
इंजर्ड सांगा वो ट्रीटेड हियर, यहां पर घायल सांगा का इलाज किया गया था। इंजर्ड सांगा वो ट्रीटेड हियर, यहां पर घायल सांगा का इलाज किया गया था। दूसरा लिखा क्या लिखा, इरिच, यहां पर सांगा को जहर दिया गया था। सांगा वॉज पॉइजन्ड हियर, यहां पर सांगा को जहर दिया गया था। सांगा वॉज पॉइजन्ड हियर। अगला लिखो, क्या लिखा हुआ है, काल्पी, यहां पर सांगा की मृत्यु हुई थी। सांगा डाइड हियर, यहां पर सांगा की मृत्यु हुई थी। कोष्टक में लिख लो 30 जनवरी 1528, 30 जनवरी 1528, 30 जनवरी 1528, 30 जनवरी 1528, 30 जनवरी 1528। और लास्ट लिख लो अपने सांगा की छतरी, सेनेट ऑफ सांगा, सांगा की छतरी। कहां बनी हुई सांगा की छतरी, तो उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की छतरी तो कहां पर है, और सांगा की छतरी कहां पर है। लिखो सांगा की उपाधियां, टाइटल्स ऑफ सांगा, सांगा की उपाधियां, टाइटल्स ऑफ सांगा। हिंदू पथ, मैं बता दूंगा अर्थ क्या होता है, आप लिख लीजिए एक बार। एक उपाधि लिखो, सैनिकों का भग्नावशेष। रेमनेंट ऑफ सोल्जर्स, रेमनेंट्स ऑफ सोल्जर्स, रेमनेंट्स ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों का भग्नावशेष। क्या क्या दो उपाधियां बताओ देखिए, ये तो क्या है हिंदू पथ, और दूसरी क्या है सैनिकों का भग्नावशेष, रेमनेंट्स ऑफ सोल्जर्स। पहले बोलो देखिए दोबारा, कौन सी उपाधि है, हिंदू पथ का मतलब होता है पति, पति का मतलब स्वामी, वो हिंदुओं का स्वामी था। वो सेम उपाधि है कि बापा रावल की उपाधि है हिंदुआ सूरज, आपके जमस्टोड हमीर को कहता है प्रबल हिंदू, कुंभा धारण कर लेता है हिंदू सुल्तान, तो इसकी उपाधि क्या हो गई, हिंदू। मुसलमान राजाओं से आसपास में लड़ते थे, इस चक्कर में उपाधियां क्या मिल जाया करती थी, हिंदू पथ वाली उपाधियां, हिंदू सूरज की उपाधियां मिल जाती। तो मुसलमान राजाओं के खिलाफ लड़ाइयां की, हिंदुओं की रक्षा की, इसलिए उपाधि क्या पड़ गई, हिंदू। दूसरी उपाधि क्या है, सैनिकों का भग्नावशेष। भग्न, भग्न का मतलब होता है जला हुआ, भग्न का मतलब क्या होता है, अवशेष का मतलब टुकड़ा। आप किसी भी चीज को जला दो, भाई ये है मेरे पास, है ना, ये पेन है मेरे पास, और मैं इस पेन की आग लगा दूं, और फिर ये आग लगने के बाद थोड़ा बहुत बचे, तो एकदम टूटा फूटा सा बच जाता, अपने क्या अवशेष है, अब तो इसके क्या बाकी बच गए, अवशेष। तो जले हुए टुकड़े होते हैं उनको बोलते हैं भग्नावशेष। क्या बोलते हैं, तो कहा कि सांगा एक सैनिक के रूप में बस भग्नावशेष ही था। भाई हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख नहीं, कान नहीं, तो टुकड़ा ही तो है, शरीर में तो कुछ बचा हुआ ही नहीं है। कितने घाव थे उसके शरीर पे, इसलिए कहा गया कि वो सैनिकों का क्या है, भग्नावशेष। लिख लो कोष्टक में 80 घाव, आरपीसी वाले पूछ लेंगे सांगा के कितने घाव थे, 80 इंजरीज, 80 घाव, इसलिए क्या कहा गया उसे, सैनिकों का भग्नावशेष। रेमनेंट्स है वो बस, और कुछ नहीं बचा उसके अंदर। तो दो उपाधियां कौन कौन सी होगी बताओ देखिए, हिंदू सूरज और सॉरी हिंदू पथ और सैनिकों का भगना। अच्छा, बाबर खूब तारीफें करता है अपनी बुक के अंदर सांगा की। बाबर की बुक कौन सी है, बाबरनामा। और बाबरनामा के अंदर बाबर लिखता है कि यार सांगा छोटा मोटा राजा नहीं है, सांगा के दरबार में 7 राजा रहते हैं। कितने राजा रहते हैं, 9 राव रहते हैं। मैंने बताया था राजाओं की उपाधियां होती थी, राव, राजा, राय, रावत, रावल, ऐसे अलग अलग उपाधियां होती। तो कहते कितने राजा रहते हैं, कितने राव रहते हैं, और वो कहता है छोटे मोटे सेनापति तो 104, छोटे मोटे सेनापति कितने। तो बाबरनामा में लिखा हुआ कि सांगा के दरबार में राजा कितने हैं, 7, राव कितने और कमांडर्स कितने, कौन सी किताब के अनुसार। बाबर जब पहले अपने सैनिकों को हौसला दिलाता है, कल मैं बता रहा था आपको, भाषण देता है, तब वो कहता है कि सांगा भारत के अंदर मुसलमानों को मारने वाला राजा है, काफिरों का नेतृत्व करने वाला राजा है, और ये जब निकलता है तब 300 मुसलमानों के झंडे झुक जाते हैं। और ये कोई छोटा मोटा राजा नहीं है, इसके दरबार के अंदर कितने राजा रहते हैं, 7, कितने राव रहते हैं, 9, कितने सरदार रहते हैं। इसलिए कल हम बदला लेंगे इससे, कल हम इस काफिर को मारेंगे। तो वो ये तारीफें करता है उसकी। लिखो नीचे के स्टार लगा के लिखो, अलग से बॉक्स में बंद कर लेना। बाबरनामा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बाबरनामा, बाबरनामा किसकी बुक है, बाबर की। बाबरनामा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बाबरनामा, सांगा के दरबार में 7 राजा, 9 राव तथा 104 सरदार थे, 104 सरदार है। देयर आर 7 किंग्स, 9 राव एंड 104 कमांडर्स इन सांगाज कोर्ट। सांगा के दरबार में 7 राजा, 9 राव तथा 104 सरदार है। देयर आर 7 किंग्स, 9 राव एंड 104 कमांडर्स इन सांगाज कोर्ट। सांगा के दरबार में 7 राजा, 9 राव तथा 104 सरदार है। ऐसा कौन सी बुक कहती है, बॉक्स में बंद कर लो इसको, अलग से दिखे अपने को ना। कोई स्टेटमेंट देके पूछेगा कि किस राजा के दरबार में 7 राजा, 9 राव तथा 104 सरदार थे, सांगा, ऐसा कौन सी बुक कहती है।
बाबरनामा, या बाबरनामा के अनुसार सांगा के दरबार में कितने राजा, कितने राव, कितने सरदार थे? कितने थे? 7 राजा, 9 राव और 104 सर। बिना राजा चेंज के हेडिंग डालना भोजराज, राजा मत चेंज करना, भोजराज। देखो यह है सांगा का बेटा था, ये वो सन ऑफ सांगा, यह है सांगा का बेटा था, ये वो सन ऑफ सांगा। और भोजराज की जो रानी थी उनका नाम था मीराबाई। मीराबाई का नाम सुना होगा? बस आप लोग ये याद रखने वाली सी बात है कि भाई मीराबाई की जो शादी है वो सांगा के बेटे के साथ हुई थी। और सांगा के बेटे कौन थे? भोजराज। लिख लो रानी मीराबाई, क्वीन। भोजराज की रानी का नाम क्या था? लिख लो मीराबाई। थोड़ा याद रहेगा, मीराबाई पढ़ेंगे तब अपने वापस दिमाग के अंदर बात रहेगी। भाई मीराबाई की शादी मेवाड़ में की गई थी, किसके साथ की गई थी? भोजराज। ये भोजराज कौन है? तो सांगा का बेटा है, मतलब सांगा मीराबाई के ससुर लगते हैं, यही हो गया। पर भोजराज की मृत्यु सांगा से पहले ही हो गई थी। सांगा की मृत्यु थी 1528, भोजराज की मृत्यु 1523 के आसपास ही हो गई थी। तो जब सांगा की मृत्यु हुई तो अब किसको राजा बनाया जाए? तो भोजराज के एक छोटे भाई और हुआ करते जिनका नाम था रतन सिंह। क्या नाम था? तो सांगा के मरने के बाद राजा किसको बना दिया गया? रतन सिंह। बिना राजा चेंज के इसी में एक हेडिंग डालो, रतन सिंह। रतन सिंह। यह भी सांगा का बेटा था, ही वाज आल्सो सन ऑफ सांगा। यह भी सांगा का बेटा था, ही वाज आल्सो सन ऑफ सांगा। यह सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का राजा बना। आफ्टर डेथ ऑफ सांगा ही बिकेम किंग ऑफ मेवाड़। यह सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का राजा बना। आफ्टर डेथ ऑफ सांगा ही बिकेम किंग ऑफ मेवाड़। यह सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का राजा बना। इन्हीं दिनों बूंदी में एक राजा हुआ करता, सूरजमल। क्या नाम था बूंदी के राजा का? बूंदी वाले सूरजमल की और इस मेवाड़ वाले रतन सिंह की आपस में नहीं बनती थी। एक दिन दोनों शिकार खेलने के लिए गए, वहां दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। सूरजमल रतन सिंह को मार देता है, रतन सिंह किसको मार देता है? सूरजमल। देखो यह बूंदी के सूरजमल के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। ही डाइड व्हाइल फाइटिंग अगेंस्ट सूरजमल ऑफ बूंदी। यह बूंदी के सूरजमल के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। ही डाइड व्हाइल फाइटिंग अगेंस्ट सूरजमल ऑफ बूंदी। यह बूंदी के सूरजमल के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। ही डाइड व्हाइल फाइटिंग अगेंस्ट सूरजमल ऑफ बूंदी। बूंदी के सूरजमल के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। अब राजा चेंज कर लो। देखो विक्रमादित्य। लिखो पिता का नाम सांगा और माता का नाम कर्मावती। मतलब सांगा का तीसरा बेटा आ गया ना। भोजराज जी की पहले ही डेथ हो गई थी। सांगा के मरने के बाद राजा कौन बना? रतन सिंह। और रतन सिंह के मरने के बाद सांगा का एक और बेटा राजा बन रहा है। वो कौन बन रहा है आपका? विक्रमादित्य। और मम्मी का नाम क्या था उसके? कर्मावती। विक्रमादित्य में कोई राजा बनने वाले लक्षण थे नहीं, ज्यादा पहलवान था, तो सुबह शाम अखाड़े में बैठा रहता, सेहत के लिए हानिकारी की था मेवाड़ की। कर्मावती इस बात को समझती थी कि भाई इससे राज संभलेगा नहीं, इसलिए कर्मावती शासन संभालती थी। मैंने बताया था कि राजा के टाइम में यदि कोई उसकी मां शासन संभालती है तो हम बोलते सरंगसिका। कि पृथ्वीराज चौहान के टाइम में शासन कौन संभालती थी? कर्पूरी देवी। उधर आपका मूलराज सेकंड था तो शासन कौन संभाल रही थी? नायिका देवी। तो यहां पर शासन कौन संभाल रही थी? लिख लो संरक्षिका कर्मावती, गार्जियन। संरक्षिका कर्मावती, गार्जियन। तो वो पूछेगा भाई सांगा की रानी कर्मावती ने मेवाड़ का शासन संभाला था, उस समय मेवाड़ का राजा कौन था? तो कौन था? विक्रमादित्य। उसका बेटा ही है, उसमें लक्षण ज्यादा है नहीं, तो उसको लगा मैं ही संभाल लेती हूँ थोड़े दिन। इधर गुजरात में एक राजा हुआ करता इन दिनों में जिसका नाम था बहादुर शाह। गुजरात का राजा कौन है? बहादुर शाह गुजरात का राजा है। और बहादुर शाह को लगा कि यार ये ठीक है, 27 के 28 में सांगा जी मर गए, 31 के अंदर रतन सिंह मर गया, अब राजा कौन बना हुआ है? विक्रमादित्य। और उसमें ज्यादा लक्षण नहीं है। उसको लगा मेवाड़ पर अटैक करने का सही मौका यही है। और गुजरात वाले बहादुर शाह ने कहां पर अटैक कर दिया? लिखो 1533 ईस्वी में, इन 1533 एडी। 1533 ईस्वी में, इन 1533 एडी, गुजरात के बहादुर शाह ने, बहादुर साहब गुजरात, गुजरात के बहादुर शाह ने, बहादुर साहब गुजरात, गुजरात के बहादुर शाह ने, बहादुर साहब गुजरात, मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। अटैक डॉन मेवाड़। मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। अच्छा बताओ, देखिए मोकल के टाइम में गुजरात के कौन से राजा ने अटैक किया था? अहमद शाह। किसने किया था? अहमद शाह ने अटैक किया था। अच्छा बताओ कुंभा के टाइम में और गुजरात का राजा कौन है? कुतुबुद्दीन शाह। कौन है राजा वहां का? कुतुबुद्दीन शाह। पढ़ा था हमने कुंभा के टाइम।
अच्छा उसके बाद बताओ, देखिए आप, ये बीच में आपका सांगा था, तो सांगा के टाइम में वहां गुजरात का राजा कौन है? मुजफ्फर शाह। कौन है? और अब आपका विक्रमादित्य, तब यहाँ का राजा कौन है? अहमद शाह, कुतुबुद्दीन शाह, मुजफ्फर शाह, बहादुर शाह। देश का गृह मंत्री कौन है? ये सारे गुजराती है, ये सारे के सारे, ये शाह सरनेम ही गुजरात का है बात समझ में? अच्छा बताओ, देखिए आपका जो कीर्ति स्तंभ 7 मंजिल वाला, वो कौन से बघेरवाल ने बनवाया? जिज्ञासा। कौन सा बघेरवाल ने बनवाया? रणकपुर वाले जैन मंदिर किसने बनवाया? धर्मक शाह। देश का गृह मंत्री कौन है? ये सारे जैन है, ये सारे के सारे कौन है? जैन है। तो ये गुजरातियों का सरनेम भी होता है, जैनों का भी बेसिक सरनेम होता है ना, तो ये शाह, शाह नाम वाले। और देखो आप, अहमद शाह ने मुगल के टाइम में अटैक किया था, किस साल? 1433। उसके ठीक 100 साल बाद 1533 में फिर गुजरात से अटैक है। इस बार कौन कर रहा है? 1433 में अटैक किया अहमद शाह ने, 1533 में अटैक किया बहादुर। रानी कर्मावती शासन संभाल रही थी। रानी कर्मावती इस बात को जानती थी कि नहीं, पार नहीं पड़ेगी, फालतू में लड़ेंगे अपने को नुकसान ज्यादा हो जाएगा। 27 में खानवा हारे हैं, 28 में सांगा की डेथ हुई है, 31 में रतन सिंह की डेथ हो गई, और अभी विक्रमादित्य के टाइम में भी मेवाड़ पूरी तरीके से संभला नहीं है। क्या किया जाए? तो उसने बहादुर शाह के साथ संधि कर ली, और बहादुर शाह को संधि में किला दे दिया, रणथंभौर। कौन सा किला दे दिया? मैंने बताया रणथंभौर मेवाड़ वालों के पास में इन दिनों। तो उसने कहा भाई तू रणथंभौर रख ले और हमसे संधि कर ले, लड़ाई मत कर। बहादुर साहब लगा फ्री में बैठे बैठे अपने को रणथंभौर जैसा किला मिल रहा है, और क्या चाहिए? तो रणथंभौर किला लेके बिना लड़े यहां से क्या चला गया वापस। लिखो, रानी कर्मावती ने बहादुर शाह के साथ संधि कर ली। क्वीन कर्मावती कंक्लूडेड ट्रीटी विद बहादुर शाह। रानी कर्मावती ने बहादुर शाह के साथ संधि कर ली, और क्वीन कर्मावती कंक्लूडेड ट्रीटी विद बहादुर शाह, कंक्लूडेड ट्रीटी विद बहादुर शाह, बहादुर शाह के साथ संधि कर ली तथा उसे रणथंभौर किला दे दिया। एंड गेव रणथंभौर फोर्ट टू हिम, एंड गेव रणथंभौर फोर्ट टू हिम, या गेव हिम रणथंभौर फोर्ट, तथा उसे रणथंभौर किला दे दिया। कौन सा किला दे दिया उसको? बहादुर शाह एक बार तो वापस चला गया, लेकिन बहादुर शाह को वहां जाने के बाद लगा गया ये काम ठीक है, बिना लड़े ही अपने क्या लेके आ गए? रणथंभौर लेके आ गए। तो एक बार और ट्राई कर लेते। मेवाड़ वालों के पास किलों की कमी तो है नहीं, 84 में से 32 तो किला कौन ही बना के चला गया, और ज्यादा बड़ा नहीं तो छोटा मोटा मचान वो मटी मिल जाएगा, कुछ ना कुछ तो लेके आएंगे। तो 34 के लास्ट में वापस अटैक करता है, 35 तक अटैक चला वो उसका। तो बाद में उस अटैक को अपने बोलते हैं 1534-35 का आक्रमण। कब का आक्रमण बोलते हैं? लिखो, 1534-35 ईस्वी में, इन 1534-35 एडी, 1534-35 ईस्वी में, इन 1534-35 एडी, बहादुर शाह ने मेवाड़ पर पुनः आक्रमण कर दिया। बहादुर शाह अटैक्ड अगेन ऑन मेवाड़, बहादुर शाह ने मेवाड़ पर पुनः आक्रमण कर दिया। बहादुर शाह अटैक्ड अगेन ऑन मेवाड़, बहादुर शाह ने मेवाड़ पर पुनः आक्रमण कर दिया। बहादुर शाह अटैक्ड अगेन ऑन मेवाड़। कर्मावती को फिर लगा कि अपनी पार पड़ेगी नहीं, अकेले लड़े तो एक बार फिर आपको छोटी क्लासों की कहानी की याद कीजिए, जब हम पढ़ते हैं कि रानी कर्मावती राखी भेजती है एक मुगल बादशाह के पास। वो मुगल बादशाह था हुमायूं। कौन था? पढ़ी हुई कहानी, थोड़ी बहुत याद है? वो इसी आक्रमण से पहले की बात है। तो किसके खिलाफ सहायता मांगी गई है? बहादुर शाह। किस साल की बात है? लिखो, रानी कर्मावती ने मुगल बादशाह हुमायूं के पास राखी भेजी। क्वीन कर्मावती सेंट राखी टू मुगल एम्परर हुमायूं। रानी कर्मावती ने मुगल बादशाह हुमायूं के पास राखी भेजी। क्वीन कर्मावती सेंट राखी टू मुगल एम्परर हुमायूं। रानी कर्मावती ने मुगल बादशाह हुमायूं के पास राखी भेजी तथा सहायता की मांग की, डिमांड एंड हेल्प, तथा सहायता की मांग की, डिमांड एंड हेल्प। याद रहेगा आपके कि कौन सी रानी ने कौन से मुगल बादशाह के पास राखी भेजी थी? रानी कर्मावती ने किसके पास में? मुगल बादशाह हुमायूं। किसके खिलाफ भेजी थी? बहादुर शाह। बहादुर शाह कहां का राजा है? ये किस साल की बात है? अब सुनना देखो थोड़ा, ये अपना मेवाड़, मेवाड़ के इस साइड के अंदर आपका पड़े गुजरात, और इस साइड के अंदर आपका पड़े मालवा। यही है लोकेशन। अच्छा, बहादुर शाह एक बड़ा राजा है, और बहादुर शाह कहां का राजा है? गुजरात। पर बहादुर शाह बड़ा शक्तिशाली था, और बहादुर शाह ने मालवा पे भी कब्जा कर रखा है। इन दोनों का राजा इन दिनों में बहादुर शाह है। बेसिकली वो राजा कहां का है? गुजरात, लेकिन उसने कब्जा कहां पे कर रखा है? और अब वो कब्जा कहां पे करना चाहता है? मेवाड़। अब यदि वो मेवाड़ पे कब्जा कर लेता है, तीनों एक साथ, गुजरात, मेवाड़ और मालवा, तीनों का राजा कौन बनता है? जब ये राखी भेजी गई तब हुमायूं या मालवा से थोड़ा सा ऊपर की तरफ बैठा हुआ है ग्वालियर। कहां बैठा है? मालवा मध्य प्रदेश में, ग्वालियर भी कहां पर? मध्य प्रदेश। उसके पास में यहां राखी गई कि भाई तुम हमारी सहायता करने के लिए मेवाड़ आओ, क्योंकि हमसे कौन लड़ रहा है? बहादुर शाह। हुमायूं वहां को डिसीजन लेता नहीं लेता, इससे पहले उसके पास बहादुर शाह का समाचार गया। किसका समाचार गया? और बहादुर शाह ने हुमायूं के पास भेजा कि हुमायूं, मैंने सुना यार मेवाड़ वालों ने तेरे से कोई सहायता वायता मांगी है, पर भाई रे ध्यान रखना, तू मुसलमान मैं मुसलमान, अपने दोनों भाई भाई हैं, और तू हिंदुओं की सहायता करने आएगा, क्या तरीका ये? तो हुमायूं ने तो अपना इरादा ही बदल दिया। हुमायूं इधर कोई भी सहायता करने के लिए नहीं है, उसने इनको कोई रिप्लाई नहीं दिया।
तो इनकी एक बात समझ में आ गई कि अब अपने को अकेले लड़ना पड़ेगा वरना अपनी पार नहीं पड़ेगी। अकेले लड़ना पड़ेगा तो बाद में क्या किया जाए, दुश्मन की सेना ज्यादा और अपनी सेना क्या है कम, ऐसी जो भी लड़ाइयां होती है लड़ाई क्या बोलते हैं, साका। 1535 में चित्तौड़ का दूसरा साका होता है। पहला साका कब हुआ था, 1303। कौन से राजा के टाइम में, रतन सिंह। उस समय अटैक किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी। इस बार साका कब हो रहा है, 1535। कौन से राजा के टाइम में, विक्रमादित्य। किसके टाइम में, विक्रमादित्य। अटैक किसने किया, जो कि कहां का राजा है, देखो 1535 ईस्वी में, इन 1535 हेडी, 1535 ईस्वी में 1535 हेडी चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ। सेकंड साका ऑफ चित्तौड़ वाज हैपेंड। चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ, सेकंड साका ऑफ चित्तौड़ वाज हैपेंड। साके में क्या क्या दो बातें होती है, एक होता है जौहर और एक क्या होता है, केसरिया। जौहर करते हैं पुरुष और केसरिया करती है महिलाएं। तो अच्छा, जौहर करती है महिलाएं और केसरिया करते हैं पुरुष, पक्का लिखो। रानी कर्मावती ने जौहर किया, क्वीन कर्मावती कमिटेड जौहर। रानी कर्मावती ने जौहर किया, क्वीन कर्मावती कमिटेड जौहर। रानी कर्मावती ने क्या किया, और पहले ये जौहर वगैरह करते तो भाई अब आपको पता तो चल गया, दुश्मन की सेना ज्यादा और अपनी सेना क्या है कम, और ये जो भी लड़ाई होगी इस लड़ाई के अंदर अपने सारे मरेंगे, पक्का निश्चित है। तो आप जब बाहर लड़ने के लिए जाया करते उससे पहले सारी महिलाएं क्या कर लिया करती, जौहर, कि भाई यदि महिलाएं बच गई तो दुश्मन जब कब्जा करेगा तो महिलाओं को उठा के लेके जाएगा। क्योंकि अब वाली मध्यकाल वाली लड़ाइयों के अंदर ये भयंकर समस्या आने लग गई थी। इससे पहले की लड़ाइयों में अपने जौहर वगैरह नहीं है, कारण कि यदि राजा एक दूसरे के साथ लड़ते तो महिलाओं के साथ कभी भी बदतमीजियां नहीं हुआ करती थी। अब तो मुख्य काम ये था, मैं कल ही आपको बता रहा था कि इस बात पर गंभीर विचार किया जाना चाहिए कि बाबर अपने सैनिकों को यह कह के लाया था कि इंडिया से लड़कियां दिलवा दूंगा, और इस चक्कर में अफगानिस्तान से लोग लड़ने के लिए आ गए थे। तो ये का ये समस्या यहां थी, तो इनको लगा कि भाई जौहर तो अपने करना पड़ेगा। तो जौहर पहले से आपको आप फिक्स हो कि आपको जौहर करना है, आपको इसके लिए मरना पड़ेगा, अग्नि के अंदर जलना पड़ेगा। तो जब रानियां ये जौहर वगैरह किया करती तो पूरे श्रृंगार वगैरह करके वैसे किया करती कि एकदम ढंग से विधि विधान से यज्ञ किया जाता, पहले मंत्र बोले जाते, रानियां पूरा स्नान वगैरह करके अपना श्रृंगार करती, फिर उस अग्नि के अंदर जाके बैठा करती थी। उससे पहले जब किसी आदमी को पता ही चल गया कि वो मरने वाला है, तो फिर रानियों के पास में जो कुछ भी धन हुआ करता वो बांट के जाती। और अपने कहते हैं कि मरता हुआ आदमी यदि दान पुण्य करे तो स्वर्ग मिलता है, तो उनके पास जो भी सामान होता है बांट के जाती, जमीन दान में देके जाती, फलाने गौशाला को मेरे नाम से जमीन दे दो, फलाने पंडित जी को दे दो, फलाने बंदे को दे दो, अलग अलग लोगों को जमीनें बांट के जाती। अपने गहने वहने जो होते वो लोगों को बांट के जाया करती थी। तो रानी कर्मावती ने यहाँ पे जमीनें बांटी कि भाई ये जमीन इसको पट्टा जारी कर दिया जाए मेरे नाम से, ये जमीन मेरी जो इसको दे दी जाए। भीलवाड़ा में एक शहर पड़ता है पुर, कौन सी जगह, यहां से हमें एक ताम्र पत्र प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त होता है, पट्टा होता है, पट्टा जमीन का पट्टा होता है, प्लॉट। आप कोई प्लॉट लेते हो तो आप अगले को पूछते हो भाई पहले मुझे इसका क्या दे दूं, पट्टा। अब तो क्या कागज पे लिखा हुआ है, कागज पे लिखा कि ये जमीन फलान जी की, इतने इतने जमीन है और ये इसका खसरा नंबर है, इस कॉलोनी के अंदर ये लिखा होता है। पहले राजा महाराजा जब किसी को दिया करते तो अब तो कागज पे लिख के देते हैं, पहले तांबे पे, चांदी पे, सोने पे से लिख के दिया करते। कागज तो कल को खो जाए फिर क्या करोगे, तो तांबे की पट्टी पे लिख के देते, जब तक सूरज और चांद रहेगा जमीन तुम्हारे पास रहेगी। मेरे द्वारा जमीन तुम्हें दान में दी जा रही है, तुम यदि राज्य के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं करोगे, यदि तुम राज्य से गद्दारी नहीं करोगे तो ये जमीन हमेशा तुम्हारे पास में बनी रहेगी। तो कईयों को तांबे पे लिख के देते, कोई ज्यादा बड़ी जमीन होती चांदी पे लिख के देते, और बड़ा दान होता तो किस पे लिख के देते, सोने। तांबे पे लिख के देते तो क्या बोलते, ताम्र पत्र। सोने पे लिख के दिया तो स्वर्ण पत्र, चांदी पे लिख के दिया तो रजत पत्र। तो पूर्व से हमें एक ताम्र पत्र मिला और उस ताम्र पत्र में लिखा हुआ है कि विक्रम लिखा हुआ, सम्मत लिखा हुआ, उसका सन लिखा हुआ है कि भाई 1535, नीचे लिखा हुआ रानी कर्मावती जौहर से पूर्व है, फलान जी को इतनी जमीन दान के अंदर देके जा रही है। तो कोई पूछेगा कि कर्मावती के जौहर की जानकारी कौन सा ताम्र पत्र देता है, कि पूर्व वाला ताम्र पत्र साफ साफ बताता है कि जौहर से पहले जमीन दी गई, इसका मतलब उसने क्या किया है, जौहर। फिर उसमें सन पता चलता है कि जौहर कब किया गया, 1535। पहले बड़ी बात, ये सवाल खूब बार पूछा, अभी महीने भर पहले किसी एग्जाम के अंदर था कि पूर्व ताम्र पत्र किसके जौहर की जानकारी देता है, किसके जौहर की, स्टार लगा के लिखो। पूर्व ताम्र पत्र से इस जौहर की जानकारी मिलती है। पूर्व भीलवाड़ा में जगह का नाम है, पूर्व कॉपर प्लेट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट दिस जौहर। पूर्व ताम्र पत्र से इस जौहर की जानकारी मिलती है। पूर्व कॉपर प्लेट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट दिस जौहर। पूर्व ताम्र पत्र से इस जौहर की जानकारी मिलती है। पूर्व कॉपर प्लेट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट दिस जौहर। पूर्व ताम्र पत्र से इस जौहर की जानकारी मिलती है। कौन से जौहर की जानकारी मिलती है, कर्मावती, है ना। रानी कर्मावती वाला जो दूसरा जौहर था चित्तौड़ का, उसकी जानकारी कौन सा ताम्र पत्र देता है। अच्छा, साके में दो बात होती है, एक तो होता है जौहर और एक क्या होता है, केसरी। हमने पहले इससे पहले रतन सिंह वाला जौहर देखा था, तो उसमें जौहर तो किसने किया, पद्मिनी, और केसरिया किसने किया, रतन। हम यदि हमीर वाला पढ़ते हैं तो उसके अंदर केसरिया किसने किया, हमीर, और जौहर किसने किया, उसकी रानी रंगदेवी। मतलब राजा के नेतृत्व में होता है केसरिया और रानी के नेतृत्व के अंदर क्या होता है। अब यहाँ पे राजा कौन है, विक्रमादित्य। उसमें लखन हो तो कर्मावती को शासन संभालना ही क्यों पड़े, विक्रमादित्य में लखन नहीं है, इसीलिए सारे डिसीजन कौन ले रही है, कर्मावती। तो ये युद्ध जब शुरू होने वाला था उससे पहले कर्मावती के दो बेटे थे। कर्मावती का एक बेटा था विक्रमादित्य, एक छोटा बेटा और है जिसका नाम है उदय सिंह। क्या नाम है, इन दोनों को ननिहाल भेज दिया था। कर्मावती बूंदी की रानी थी, बूंदी की राजकुमारी थी। कहां की राजकुमारी थी, बूंदी। तो उसने अपने पीहर भेज दिया इन दोनों को कि विक्रमादित्य और उदय सिंह तुम बूंदी चले जाओ।
लड़ाई होगी, लड़ाई हम देख लेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। तब राजा तो यहां पर उपस्थित ही नहीं है आपका, तो साहब अब कौन करे केसरिया? तो कहा किले में जो कोई सीनियर बंदा है उसके नेतृत्व में अपने क्या कर लिया जाए, केसरिया। और किले में सबसे सीनियर था देवलिया का बाघ सिंह। देवलिया का, जो मेवाड़ वालों की तरफ से खानवा युद्ध में लड़ चुका था और वहां बच गया था, उसमें मरा नहीं था खानवा युद्ध में। तो कहा बाघ सिंह जी एक बार फिर मरने का पूरा मौका हम उपलब्ध करवा रहे हैं आपको, और केसरिया में जिंदा रहने की कोई भी उम्मीद नहीं है। तो लिखा है कल वाली लिस्ट में नाम था, मैंने बताया था देवलिया का मतलब आज का प्रतापगढ़। तो वो जो देवलिया का बाघ सिंह था उसमें केसरिया का क्या करता है, नेतृत्व। मैंने और बताया था कि राजा करता है नेतृत्व, और मेवाड़ में राजाओं को बोला करते थे दीवान, क्या बोलते थे, तो उसका नाम पड़ा बाद में देवलिया दीवान। कि उस दिन दीवान की भूमिका कौन निभा रहा था, वो जो देवलिया वाला आया था वो किसकी भूमिका निभा रहा था, दीवान की। तो क्या नाम पड़ा उसका, याद रहेगी बात। तो कोई पूछेगा चित्तौड़ के दूसरे शाखे में केसरिया का नेतृत्व कौन करता है, देवलिया का बाघ सिंह। उसे किस नाम से जाना जाता है, समझ में आ गई बात। लिखो, देवलिया के बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया। केसरिया टुक प्लेस अंडर लीडरशिप ऑफ बाघ सिंह ऑफ देवलिया। देवलिया के बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया। केसरिया टुक प्लेस अंडर लीडरशिप ऑफ बाघ सिंह ऑफ देवलिया। देवलिया के बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया। केसरिया टुक प्लेस अंडर लीडरशिप ऑफ बाघ सिंह ऑफ देवलिया। देवलिया के बाघ सिंह के नेतृत्व में क्या किया गया, देखो इसे देवलिया दीवान भी कहा जाता है। इज ऑल्सो नॉन एज देवलिया दीवान। इसे देवलिया दीवान भी कहा जाता है। इज ऑल्सो नॉन एज देवलिया दीवान। इसे देवलिया दीवान भी कहा जाता है। इज ऑल्सो नॉन एज देवलिया दीवान। चित्तौड़ के किले के अंदर एक दरवाजा है जिस दरवाजे का नाम है पांडुपोल। क्या नाम है दरवाजे का, सुनना एक बात समझना, राजस्थानी भाषा में दरवाजे को पोल बोलते हैं। राजस्थानी भाषा में दरवाजे क्या बोलते हैं, वास्तव में जो शब्द होता है प्रोल। क्या शब्द होता है, प्रोल 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 करते हैं अपने, धीरे धीरे उसका अपभ्रंश बनाते बनाते क्या लेके आगे, उसका पोल लेके आगे। तो एक चित्तौड़ किले में एक दरवाजा जिस दरवाजे का नाम है पांडुपोल। क्या नाम है, तो अलग अलग दरवाजों पे सेना खड़ी रहती, इस दरवाजे की रक्षा ये करेंगे, इस दरवाजे की रक्षा ये करेंगे। तो बाघ सिंह पांडुपोल पे लड़ता हुआ मारा गया था। कहां पे लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ था, पांडुपोल। तो बाद में बाघ सिंह अंतिम संस्कार भी कहां किया गया, पांडुपोल। तो बाद में बाघ सिंह की छतरी भी कहां पर बनी हुई है, पांडु। तो कोई पूछे कि भाई बाघ सिंह की छतरी चित्तौड़ किले में कौन से दरवाजे पे बनी हुई है, तो कौन से दरवाजे पे, लिख लो बाघ सिंह की छतरी बराबर पांडुपोल। पांडुपोल कौन से किले में, चित्तौड़। लिख लो सेनेट ऑफ बाघ सिंह, बाघ सिंह की छतरी, बाघ सिंह की छतरी बराबर पांडुपोल। बाघ सिंह की छतरी कहां पर है, तो तीन बातें याद रहेगी कि भाई ये सेकंड शाखा है। सेकंड शाखा कब होता है, 1535। इसमें जौहर कौन करती है, कर्मावती। जानकारी कहां से मिलती है, पुरताम्र पत्र। केसरिया को लीड कौन करता है, बाघ सिंह। बाघ सिंह कहां का था, देवलिया का, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, देवलिया दीवान। उसकी छतरी कहां पर बनी हुई है, पांडुपोल। पांडुपोल कौन से किले का दरवाजा है ना, कभी कोई सिंपल पूछेगा पांडुपोल दरवाजा कौन से किले में स्थित है, तो कौन से किले में, चित्तौड़। वहां पर किसकी छतरी बनी हुई है, बाघ। अब बहादुर शाह ने कब्जा कर लिया है आप, चित्तौड़ पे कब्जा किसका हो गया, सुनना बात है देखो। अब कंडीशन ये है वापस अपने पास में कि बहादुर शाह राजा कहां का है, गुजरात, और उसने कब्जा कहां कर रखा था, मालवा। और अब उसने कब्जा कहां पर कर लिया, पर और सुनो, अभी मैंने बताया कि जब राखी भेजी गई तो हुमायूं कहां पर बैठा हुआ आपका, ग्वालियर। और बहादुर शाह ने उसके पास समाचार भेजा कि देख मैं हिंदुओं के खिलाफ लड़ रहा हूं, तू मुसलमान है, मेरा भाई है, इसलिए तुझे हिंदुओं की सहायता नहीं करनी चाहिए। इस चक्कर में हुमायूं यहां पर सहायता करने के लिए नहीं है, पर हुमायूं और दिमाग लगाता है। हुमायूं ने दिमाग ये लगाया बहादुर शाह कहां का राजा है, गुजरात। अभी कहां पे लड़ रहा है, मेवाड़। और उसने कब्जा कहां पे कर रखा है, मालवा। लेकिन बहादुर शाह खुद तो बेटा मेवाड़, तो मालवा खाली है, मालवा खाली पड़ा है। हुमायूं खुद कहां पे है, ग्वालियर। तो हुमायूं मेवाड़ वालों की सहायता तो करने गया नहीं, इसने मालवा पे कब्जा कर लिया। तो मालवा खाली पड़ा था तो इसने कहां पे कब्जा कर लिया, मालवा। अब मालवा किसके पास चला गया, हुमायूं के पास में चला गया। और बहादुर शाह के पास क्या है, गुजरात। और बहादुर शाह ने एक कब्जा कहां पर कर लिया, मेवाड़ पे। अब हुमायूं कहां पर बैठा हुआ है, मालवा। अब हुमायूं ने दिमाग लगाया, उसने दिमाग लगाया अपने गुजरात पर अटैक कर लेते हैं। कहां पे कर लेते हैं, क्योंकि बहादुर शाह तो कहां बैठा है, मेवाड़ में। तो बहादुर शाह को बेचारे को पता चला कि मालवा तो हाथ से गया, और अब हाथ से क्या जाएगा, और मेवाड़ कब तक बैठे रहेंगे। मूल राज्य तो होना चाहिए, आपके पास खुद का घर ही नहीं हो तो दूसरे के प्लॉट पे कहां कब्जे करोगे आप। तो बेचारा बहादुर शाह वापस गुजरात भाग गया। बहादुर शाह कहां भाग गया, गुजरात। और मेवाड़ में अपने बंदे छोड़ के चला गया, अपना सेनापति छोड़ के चला गया, भाई तू ध्यान रख इसका। अब वो गुजरात जाता है, गुजरात के इस साइड के अंदर आ जाता है अरब सागर। अरब सागर आ जाता है। अरब सागर में उन दिनों कब्जा कर रखा था पुर्तगालियों ने। किसने कब्जा कर रखा है, 1498 के आसपास में वास्को डी गामा भारत आ गया था। और वास्को डी गामा ने भारत आने के बाद में ये जो केरल से लेके ऊपर गुजरात तक का तट है, इस पे पूरे पे पुर्तगालियों का कब्जा था। केरल से लेके ऊपर गोवा तक, गुजरात तक, यदि कोई भी समुद्र में बिजनेस करना है तो किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, पुर्तगालियों ने पूरे पे कब्जा कर रखा। और बहादुर शाह गुजरात का राजा है, तो थल का राजा कौन हो रखा है, बहादुर शाह। और जल के अंदर कौन राजा हो रखे हैं, पुर्तगाली। अब इनमें लड़ाइयां चले, बहादुर शाह के जहाज जाए व्यापार करने के लिए पुर्तगाली टैक्स मांग ले।
पुर्तगाली का टैक्स लाओ। और बहादुर शाह कहे यार किस बात का टैक्स, मैं यहाँ का राजा हूं। इनके भी तनातनी चल रही थी, तो पुर्तगालियों ने इसको मिलने के लिए बुलाया। पुर्तगालियों ने कहा तू हमसे एक बार मिलने के लिए आया। ये जगह है बीच में दमन दीव, दमन गुजरात महाराष्ट्र के बीच में दमन दीव जगह, तो दमन दीव में पुर्तगाली थे, तो इसको दमन दीव बुलाया गया। तू आजा, गुजरात के पास ही दमन दीव पड़ा, आजा अपने टैक्स की बात करेंगे। तो बेचारा बहादुर साहब पुर्तगालियों से टैक्स की बातचीत करने के लिए गया। पुर्तगालियों ने कहा यार बाहर बैठ के तो क्या बात करें, समुद्र में घूमते घूमते बात कर लेंगे। तो नाव में बैठ, नाव में घूमते घूमते बात करते हैं। नाव में बिठाया, बीचों बीच ले जाके फेंक दिया अंदर। तो यार पीछे का सवाल है कि भारत के कौन से राजा को पुर्तगालियों ने अरब सागर में फेंक दिया था? किसको फेंक दिया था? बहादुर साहब। तो बहादुर साहब फालतू में पानी के काम आ गया, कोई लेना हम देना, चुपचाप बैठा रहता इधर। क्या कौन से टैक्स चाहिए थे जो समुद्र में डूब के मरा बेचारा। अब मेवाड़ पे किसका राज हो रखा था? बहादुर शाह। और मेवाड़ वालों को समाचार मिले कि बहादुर शाह को तो पुर्तगालियों ने किसमें फेंक दिया? अरब सागर। तो मेवाड़ वाले पड़े, जो बहादुर शाह के बंदे यहाँ पे थे उनको ठोक पीट के निकाल दिया, और मेवाड़ वालों ने वापस अपने कहां पर कब्जा कर लिया? चित्तौड़। चित्तौड़ के किले की बात है, चित्तौड़ पर वापस क्या कर लिया? कब्जा। अब चित्तौड़ पे कब्जा तो कर लिया, पर अब चित्तौड़ में राज कौन करे? इतने दिन राज कौन कर रहा था आपके? विक्रमादित्य। पर विक्रमादित्य के टाइम में शासन कौन संभाल रही थी? कर्मावत। विक्रमादित्य तो अभी तक जिंदा बैठा है, पर विक्रमादित्य को वापस शासन देने का तो क्या मतलब है? विक्रमादित्य में लखन होते लड़ाइयां ही नहीं होती, विक्रमादित्य में लखन होते तो साका ही नहीं होता, वो लड़ लेता, खुद ही लड़ लेता। तो कहा गया विक्रमादित्य का एक छोटा भाई और है, इसको राजा बना दो। छोटा भाई था उदय सिंह। छोटा भाई कौन था? पर लोगों ने कहा नहीं साहब, 27 में खानवा हारे, 28 में सांगाजी की डेथ हुई, 31 के अंदर रतन सिंह की डेथ हो गई, 35 में कर्मावती की डेथ हो गई, लगातार 4-5 झटके हैं। और ऐसे टाइम में किसी एकदम बिना अनुभव के बंदे को राज सौंपना सही बात नहीं। इसलिए एक बार किसी एक्सपीरियंस होल्डर को बिठाया जाए, और थोड़े दिनों में जब उदय सिंह एक्सपीरियंस हो जाए तब उदय सिंह को हम राजा बना देंगे। तो जिन जिन के पास एक्सपीरियंस था वो तो साके में लड़े और साके में काम आ गए, कोई ढंग का बंदा ही नहीं बचा आपके। अब तो अब क्या किया जाए? तो उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज था, उसकी दासी का एक बेटा था बनवीर। क्या नाम था? तो कहा बनवीर को एक बार शासन सौंप दिया जाए, बनवीर को चित्तौड़ का प्रशासक बना दिया जाए। कब तक? जब तक उदय सिंह को राज ना सौंपा जाए। जब तक उदय सिंह को राज सौंपा जाएगा तब तक चित्तौड़ की व्यवस्था कौन देखेगा? बनवीर किसकी दासी का बेटा? उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज जो था उसकी दासी का बेटा। नाम क्या इसका? लाइन चेंज करके लिखो। बनवीर को मेवाड़ का प्रशासक बनाया गया। बनवीर वॉज अपॉइंटेड एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ मेवाड़। बनवीर को मेवाड़ का प्रशासक बनाया गया। बनवीर वॉज अपॉइंटेड एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ मेवाड़। बनवीर को मेवाड़ का प्रशासक बनाया गया। बनवीर वॉज अपॉइंटेड एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ मेवाड़। यह उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की दासी का बेटा था। He was son of concubine of flying prince पृथ्वीराज। यह उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की दासी का बेटा था। He was son of concubine of flying prince पृथ्वीराज। यह उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की दासी का बेटा था। He was son of concubine of flying prince पृथ्वीराज। अब बनवीर राजा वाली सीट पे बैठ गया। राजा वाली सीट पे बैठा तो मजा आया उसको, राजा के पास में खूब सारे भाई होते हैं, अधिकार होते हैं। और पर बनवीर सोचता है यार कब तक मैं इस सीट पे बैठा हूं। उसे लगता है यार थोड़े दिनों में कभी भी मेरे को हटा कर ये लोग किसको बना देंगे? उदय सिंह। और उसके दिमाग में एक दिन आया कि मैं उदय सिंह को मार दूं तो फिर ये क्या करेंगे? फिर तो मुझे राजा रखना ही पड़ेगा। पर हाथों हाथ उसके दिमाग ने रिप्लाई किया कि नहीं, मैं यदि उदय सिंह को मार भी दूंगा तो विक्रमादित्य को राजा बना देंगे। भले विक्रमादित्य कितना भी बेलखना हो, पर है तो सांगा का बेटा, टेढ़ा है पर मेरा है। मेवाड़ वाले कहेंगे भाई राजा का खून तो ये इसको बनाया जाएगा। और उसके दिमाग में आगे दोनों को मार दूं तो विक्रमादित्य को भी मार दूं और किसको मार दूं? उदय सिंह। फिर इनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, फिर तो मुझे राजा बनाना पड़ेगा। और उसने एक दिन विक्रमादित्य को मार दिया। विक्रमादित्य पहलवान टाइप का था, अखाड़े से वापस आ रहा था, वो रास्ते के अंदर विक्रमादित्य को मार देता है। लिखो, बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी। बनवीर मर्डर विक्रमादित्य। बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी। बनवीर मर्डर विक्रमादित्य। बनवीर ने किसकी हत्या कर दी? विक्रमादित्य की हत्या कर दी। बनवीर मर्डर विक्रमादित्य। फिर छोटी क्लासों में कहानी आपने फिर सुनी है। ये जब मर्डर हुआ तो एक नौकर ने देख लिया, और नौकर भाग के एक महिला के पास जाता, जिन महिला का नाम था पन्ना। क्या नाम था? मैंने पहले बताया था कि पहले जो राजकुमार राजकुमारियां होती उनको संभालने के लिए कुछ महिलाएं हुआ करती थी। तो रानी कर्मावती का जो बेटा है उदय सिंह, क्या नाम है? उनको संभालने के लिए जो महिला, उन महिला का नाम क्या है? पन्ना। उन महिलाओं को बोलते दाहिमा। क्या बोला करते थे? दाहिमा बोला करते थे। तो उदय सिंह की जो दाहिमा थे उनका नाम क्या था? पन्ना। उनकी दाहिमा हुआ करती थी। और रानी कर्मावती जब मरी थी तब पन्ना को बुला के उन्होंने कहा था कि पन्ना, इतने दिन तक तो तू तो उदय सिंह की दाहिमा थी और मैं इसकी मां थी, लेकिन अब मैं तो मर रही हूं, तो अब तू ही तो इसकी मां है और तू इसकी क्या है? दाहिमा। इसको संभाल के रखना, तो इसका ध्यान रखना। नौकर भाग के पन्ना के पास गया, उसने पन्ना को जाकर कहा कि मां पन्ना, बनवीर ने विक्रमादित्य को मार दिया, उसके सिर पे खून सवार हो रखा है और वो तलवार लेके किसको मारने के लिए आ रहा है? उदय सिंह। और वह सांगा के सारे बेटों को खत्म करके और चित्तौड़ का निष्कंटक राजा बनना चाहता है, ताकि उसको हटाने वाला कोई बचे नहीं। और उस महिला ने सोचा अब क्या किया जाए। उस महिला को अचानक याद आया कि मुझे कर्मावती कह के गए थे मरते टाइम कि तू इसकी मां है, तू इसकी दाहिमा। उसे और दिमाग के अंदर आता है कि उदय सिंह साधारण नहीं है, उदय सिंह सांगा का बेटा है, उदय सिंह मेवाड़ का अगला राजा है। बनवीर को इसीलिए बिठाया गया था कि जब तक उदय सिंह को नहीं बनाएंगे तब तक कौन बैठा रहेगा यहाँ पे? बनवीर।
और यदि उदय सिंह मरता है तो मेवाड़ का राजा मरता है, यदि उदय सिंह मरता है तो मेवाड़ राष्ट्र जो है उसकी रक्षा कौन करेगा? मेवाड़ की जिम्मेदारी बाद में कौन लेगा? सांगा का तो वंश समाप्त हो जाएगा। और उसे और कुछ दिमाग में आया नहीं, उसका खुद का एक बेटा था चंदन, खुद के बेटे का नाम क्या था? और उसने जल्दी से चंदन को राजकुमारों जैसे कपड़े पहनाए, चंदन को वहां पे सुलाया और उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया। उसने बनवीर उधर से गुस्से के अंदर था, बनवीर आया, उसने आते पूछा पन्ना वो कहां है? उदय सिंह का है, बता, मारना है मुझे आज उसको। और वो कई देर तो उसके सामने एक्टिंग करती है, क्यों मारना चाहता है, क्या मिल जाएगा उसको मार के, तू यदि राज करना चाहता तो राजा बन, तू, हमें तेरे राज की आवश्यकता नहीं है, मैं वापस बूंदी चली जाऊंगी। कर्मावती कहां की थी? बूंदी की थी, तो बूंदी से आई हुई थी पन्ना, मैं वापस बूंदी चली जाऊंगी, मैं यहाँ पे रहूंगी नहीं, उसको मत मार तू। बनवीर ने कहा तू बता रही है, सलटाऊं तेरे को भी मैं। तो उसने वैसे गुस्से के अंदर उतनी एक्टिंग करते हुए कहा ये रहा, ये सो रहा, इसे मारना है, इसको मार दे, इसको मारने से तेरे कुछ मिल जाएगा। तो बनवीर को लगा यही होगा, उसने कपड़ा उगाड़ के देखा नहीं, उसने 3-4 तलवार के देके चंदन को मार दिया। किसको मार दिया? ना भूतो ना भविष्य थी, दुनिया में एकमात्र उदाहरण है जहां पर किसी मां ने किसी दूसरे के लिए अपने बच्चे को कटवा दिया था। ऐसा दुनिया में अन्यत्र कहीं पर नहीं देखा गया। इसलिए मैं अक्सर आपको कहता हूं कि राजस्थान वीरांगनाओं की धरती है। कोई मां अपने बेटे को इसलिए कटवा दे कि राष्ट्र की रक्षा जरूरी है, कोई मां अपने बेटे को इसलिए कटवा दे कि कर्तव्य उसका था कि राजा की रक्षा की जानी चाहिए, कोई मां अपने बेटे को इसलिए कटवा गई कि वो सांगा का बेटा और कर्मावती मरते हुए कह के गई थी कि आज के बाद उदय सिंह रक्षा की जिम्मेदारी किसको सौंपी जाती है? पन्ना को सौंपी जाती है। वरना कोई बताए मुझे किसी भी दुनिया के इतिहास में से कोई भी कोने से उठाकर इस प्रकार की बात कि कोई मां अपने बेटे को आंखों के सामने इसलिए कटवा देती है कि देश की रक्षा की जानी चाहिए किसी दूसरे बेटे के लिए। वो एकमात्र मां कोई हुई है तो वो कौन हुई है? पन्ना। इसलिए आज भी जब स्वामी भक्ति की जब बात आती है तो हमारे सामने सबसे पहले जो चेहरा उभर कर आता है वो कौन सा है? पन्नाधाय प्रातः स्मरणीय है। पन्नाधाय जैसी माएँ थी इसलिए राजस्थान की धरती बुलंद है। पन्नाधाय जैसी माएँ थी इसलिए जेम्स टोड की कहानियों के अंदर वो रोमांच है। पन्नाधाय जैसी महिलाएं थी इसलिए युगों युगों तक विदेशों के कोनों कोनों तक राजस्थान की महिमा को, परंपरा को याद किया जाएगा। ऐसी महिलाएं भी कहीं पर हो गई थी जिन्होंने इसलिए अपने बेटे को अपने आंखों के सामने कटवा दिया। एक ही है कि आप लड़ाई में युद्ध के लिए भेज रहे हो, सभी जा रहे हैं, आपका बेटा भी गया, तो आंखों के सामने कटवा रहे हो एक बच्चे को केवल इसलिए राजा का बेटा जिंदा रहना चाहिए, हमारा देश जिंदा रहना चाहिए, राष्ट्र जिंदा रहना चाहिए, बाकी सब कुछ बाद में है, राष्ट्र पहले। कहते हैं कि ये जब साके वगैरह हुआ करते थे तो एक साके का किस्सा है किसी चित्तौड़ के अंदर कि एक जो बंदा केसरिया करने के लिए जा रहा है वो बंदा अपनी रानी को आग के अंदर झोंक के जा रहा है। छोटे बच्चों को रानी अपने साथ में लेके बैठा करती थी, वो छोटे माइनर बच्चे थे उनको साथ में लेके बैठ जाया करते, तो अपने बच्चों को उस आग के अंदर अपनी पत्नी के साथ भेज रहा है, अपनी माँ को उस आग के अंदर भेज रहा है। तो किसी एक राजस्थानी का दुआ है कि नाना गीगा गीगली, गीगा मतलब बेटा, गीगली मतलब बेटी, नाना मतलब छोटे, नाना गीगा गीगली जामन कामन गे, जामन का मतलब जन्म देने वाली मतलब माँ, कामन का मतलब होता है पत्नी, गेह का मतलब होता है आग। गेह का मतलब क्या होता है? तो आग में किस किस को डाला उसने? नाना गीगा गीगली जामन कामन गे, अपने छोटे छोटे बच्चों को, अपनी माँ को, अपनी पत्नी को उसने आग के हवाले कर दिया। नाना गीगा गीगली जामन कामन गे भड़ बाया निज हाथ स्यू, भड़ मतलब योद्धा, भड़ का मतलब क्या होता है? बाया, बाया मतलब जला दिए, निज हाथ स्यू अपने हाथों से, कर्तव्य ऊंचो ने। और उसने उस दिन बताया कि कर्तव्य मतलब कर्तव्य, ऊंचो मतलब ऊपर होता है, नेह मतलब स्नेह से, कि प्रेम महत्वपूर्ण नहीं है, ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? कर्तव्य। और कर्तव्य यह है कि देश की रक्षा की जानी चाहिए। पन्नाधाय उस दिन इस बात को सत्य साबित करती है कि कर्तव्य ऊंचो ने। उसने अपने हाथ से अपने बेटे को कटवा दिया था क्योंकि वो जानती थी कि प्रेम से भी बढ़कर क्या चीज होती है? कर्तव्य। कर्तव्य यह था कि देश की रक्षा की जानी चाहिए। उस समय राजा ही देश हुआ करता था। लिखो, पन्नाधाय ने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाया। पन्नाधाय प्रोटेक्टेड उदय सिंह बाय सैक्रिफाइसिंग हर सन चंदन। पन्नाधाय ने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाया। पन्नाधाय प्रोटेक्टेड उदय सिंह बाय सैक्रिफाइसिंग हर सन चंदन। पन्नाधाय ने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाया। पन्नाधाय प्रोटेक्टेड उदय सिंह बाय सैक्रिफाइसिंग हर सन चंदन। बनवीर तो मार मुर के चला गया, शाम का सा टाइम था लगभग। पन्नाधाय जैसे वो बनवीर यहां से निकलता है, उदय सिंह को लेती है, चंदन की लाश को लेती है, दोनों यहां से निकलते हैं। थोड़ा आगे जाके चंदन का तो अंतिम संस्कार करते हैं। पन्नाधाय और उदय सिंह दोनों आते हैं टोडा। कहां पर आते हैं? टोंक में टोडा पड़ता है, या टोडा के राजा के पास आए। टोडा के राजा को आका भाई टोडा के राजा, ये घटना हो गई हमारे साथ में, मैं पन्ना, ये मेरे साथ उदय सिंह है, हमें किले में शरण दे। टोडा का राजा डर गया और टोडा के राजा को लगा कि यार कल को बनवीर को पता चल गया कि मैंने इनको शरण दी तो बनवीर मुझे मार देगा। उसने कहा बहन पन्ना, तेरे को कोई हाथी घोड़े जो चाहिए आने जाने के लिए साधन चाहिए वो ले ले, रुपए टक्के पैसे चाहिए वो ले ले, मैं अंदर नहीं रख सकता। उसने पन्ना को घोड़े वोड़े दिए। पन्ना यहां से घोड़े वगैरह लेके डूंगरपुर की तरफ रवाना होती है और डूंगरपुर जाती है। डूंगरपुर के राजा को कहती है तू हमें शरण दे, और डूंगरपुर राजा ने कहा मेवाड़ वालों से लड़ने की हिम्मत मेरी तो है नहीं। और पन्ना को लगा अब जाए कहां, बच्चे को लेके अपने घूमे कहां, कल को बनवीर को और पता चल गया पीछा करके मार देगा, कितने दिन तक छुपते हुए रहेंगे। और उसे दिमाग के अंदर आता है कि मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कुंभलगढ़ है। संकटकालीन राजधानी कौन सी है? कि मेवाड़ के राजा पे जब भी संकट आए तो उसे कहां पर चले जाना चाहिए? कुंभलगढ़। और पन्ना उदय सिंह को लेकर कुंभलगढ़ आती है।
उन दिनों कुंभलगढ़ का किला एक बंदे को दिया हुआ था, उस बंदे का नाम है आसा देवपुरा। क्या नाम है? कौन से किले का रक्षक है? कौन सा किला संभलवाया हुआ इसको? कुंभलगढ़। किस बंदे को? आसा देवपुरा जाति है। कुंभलगढ़ के आसपास में देवपुरा नाम की एक जाति है, उनका एक बंदा है जिस बंदे का नाम क्या है? आसा। आप यदि कभी सुनते हो तो राजस्थान में सबसे कम समय के मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल देवपुरा। राजस्थान का वह मुख्यमंत्री जिसने सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री के पद पे काम किया था, वो कौन थे? हीरालाल देवपुरा। वो हीरालाल देवपुरा कुंभलगढ़ के ही है। तो कुंभलगढ़ के आसपास में एक जाति है, वो जाति कौन सी होती है? देवपुरा। उस जाति का एक आदमी है जिसका नाम क्या है? आसा। इसको सांगा ने एक किला दिया था, वो किला कौन सा है? कुंभलगढ़। तो सांगा के टाइम से कुंभलगढ़ किले की जिम्मेदारी किसको मिली हुई थी? आसा देव। इसलिए पन्ना धाय उदय सिंह को लेकर कहां पर आती है? कुंभलगढ़ आती है। किसके पास में? और उसने आसा देवपुरा को आका, आसा देवपुरा, मैं पन्ना धाय, ये उदय सिंह है, ये घटना हो गई, तुम्हें पता ही होगा, और हमें अंदर आने की शरण दे। आसा देवपुरा कांप गया बेचारा। आसा देवपुरा ने कहा, जब टोडा और डूंगरपुर वाले मेवाड़ से बाहर है फिर भी शरण नहीं दी, तो मैं तो मेवाड़ में बैठ के शरण दूं। जल में रहकर मगर से बेर, अब पानी में भी रहोगे, मगरमच्छ से दुश्मनी भी रखोगे। बनवीर को पता चल गया, कल आगे सूंघ के रख देगा मेरे को। तो पन्ना दाई ने कहा, पर इस डर से हम कहां जाएं? यदि मेवाड़ का राजा मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी के अंदर नहीं आएगा तो कहां जाएगा? ये मेवाड़ का राजा उदय सिंह, विक्रमादित्य मर चुका, अगला राजा ये बनेगा, और तुम ऐसे नहीं कर सकते। आसा देवपुरा ने कहा, पन्ना कितने डायलॉग सुना बोले, मरा आज जाए निकल जाए। और आसा देवपुरा ने चिट्टा चिट्टा मना किया, साफ साफ मना किया। ये जब बातें उनके बीच में बाहर चल रही थी, बातें आसा देवपुरा की मां को पता चलती है। आसा देवपुरा की मां बाहर आती है, वो आके आसा देवपुरा का देख, लिचड़, ये किला सांगा दे के गए थे, इस किले की रक्षा करनी है। आज सांगा का खुद का बेटा बाहर खड़ा होकर अंदर आने की भीख मांग रहा है, और तेरे को शर्म नहीं है निर्लज व्यक्ति कि इनको अंदर आने से मना कर रहा है? मम्मी ने ज्यादा डायलॉग सुना था आसा देवपुरा ने, वाह आ जाओ तो, अब मरेंगे तो मत। पुनः मेरी बात पर ध्यान दिया जाए, राजस्थान वीरंगनाओं की धरती है, वरना आसा देवपुरा जैसे लोगों ने तो मना किया है। पुरुषों का महत्वपूर्ण लक्षण है ये, लिचड़पना दिखाना, है ना। महिलाएं बहादुर थी इसलिए लोग बहादुर हो गए, वरना ज्यादा डोल नहीं थे। इधर भी लिखो, आसा देवपुरा ने कुंभलगढ़ किले में पन्ना दहाई तथा उदय सिंह को शरण दी। आसा देवपुरा ने कुंभलगढ़ किले में पन्ना दहाई तथा उदय सिंह को शरण दी। आसा देवपुरा gave shelter to Panna Dhai and Uday Singh in Kumbhalgarh fort. आसा देवपुरा gave shelter to Panna Dhai and Uday Singh in कुंभलगढ़ फोर्ट। आसा देवपुरा ने पन्ना दहाई तथा उदय सिंह को कुंभलगढ़ किले में शरण दी। गेव शेल्टर टू पन्ना दहाई एंड उदय सिंह इन कुंभलगढ़ फोर्ट। कौन से किले में शरण दी? कुंभलगढ़। किसने शरण दी? आसा देवपुरा ने। किस किस को शरण दी? पन्ना दहाई तथा उदय सिंह को कुंभलगढ़ किले में शरण दी। गेव शेल्टर टू पन्ना दहाई एंड उदय सिंह इन कुंभलगढ़ फोर्ट। अगला राजा लिखो, उदय सिंह। अगला राजा कौन है? उदय सिंह। साल भर बैठे रहे वो यहां पर चुपचाप, किसी को कोई खबर नहीं, कानो कान खबर नहीं। साल भर बाद में इन लोगों ने यहां प्लानिंग की और मेवाड़ के बड़े बड़े सामंतों के पास में लेटर भेजे कि चुपचाप बिना किसी को बताए कुंभलगढ़ आके मिलो। सलुम्बर वाले सामंत थे, सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा था? सलुम्बर। इनको भेजे सलुम्बर वालों को। बड़े बड़े सामंत इकट्ठे हुए, उनको पन्ना ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारा राजा बनवीर है, दासी पुत्र को तुमने यहां पे राजा बना के बिठाया हुआ है, जो राजा बनना चाहिए वो तो राजा है ही नहीं। तो उनका किसको राजा बनने का हकदार थे? सांगा के बेटे। सांगा का एक बेटा था भोजराज, सांगा जी से पहले मर गया। सांगा का एक बेटा था रतन सिंह, वो सांगा के बाद मर गया। सांगा के दो बेटे थे विक्रमादित्य और उदय सिंह, उन दोनों को बनवीर ने मार दिया। पन्ना ने कहा कि उदय सिंह नहीं मरा है। तो उस दिन वहां कौन मरा था? तो वो मेरा बेटा चंदन था। तो उदय सिंह कहां है? उदय सिंह को लेके ये रहा उदय सिंह। और उदय सिंह के साथ समस्या, उदय सिंह का लगभग बचपन अपने ननिहाल बिता हुआ था बूंदी, इसलिए मेवाड़ वाले उसको पहचानते ही नहीं थे। इसलिए जैसे ही कहा कि ये उदय सिंह है, सांगा का बेटा है, मेवाड़ वाले मुस्कुराए, और मेवाड़ वालों ने मुस्कुरा कहा कि पन्ना हम ही मिले तेरे को? मतलब अब तेरे मन में इतना पाप कि तू तेरे बेटे चंदन को राजा बनवाना चाहती है? उदय सिंह तो मर गया, ये तेरा बेटा चंदन है, और तू अब ये पाप करना चाहती है, तू चंदन को मेवाड़ का राजा बनाना चाहती है, बनवीर को हटा के चंदन को बना दो। फिर तो एक ही मतलब है, क्या मतलब हुआ? सांगा का बेटा तो वैसे ही राजा नहीं बन रहा। पन्ना ने कहा आपकी बात एकदम सही है, तुम लोग इसको पहचानते नहीं, तो तुम्हें क्या पता ये चंदन है या उदय सिंह है? लेकिन इसका बचपन बूंदी में बीता है, बूंदी इसका ननिहाल है, तो बूंदी वाले तो पहचानते होंगे। हाँ, बूंदी वाले तो पहचानते, तो बुलाओ बूंदी वालों। तो बूंदी वालों के पास समाचार भेजा कि भाई कुंभलगढ़ आओ, तुमसे कोई काम है। बूंदी वाले कुंभलगढ़ आए, उनके सामने उदय सिंह को पेश किया। इसको पहचानते हो? उनका अरे हमारा भांजा है, ये तो उदय सिंह। कहां था तुम इतने दिन? उदय सिंह ने कहा कि ये मैं हूं, ये हमारा कुंभलगढ़ और ये हमारी पार्टी हो रही। मैं इधर ही बैठा बैठा पार्टी कर रहा था, ये तय हो गया कि ये भाई कौन है? उदय सिंह। तो सबने वहां पर, सलुम्बर वाले सामंत वहां पर थे, और सलुम्बर के सामंत के पास ये अधिकार था कि वो मेवाड़ के राजा का क्या करेगा, और सबने वहां नारे लगा दिए कि हमारा राणा कैसा हो, उदय सिंह। लेकिन चित्तौड़ पे तो कब्जा बनवीर का है। चित्तौड़ पे किसका कब्जा है? बनवीर ने कहा ये उदय सिंह ही नहीं,
ये झूठ बोल रहे हैं, ये चंदन है, ऐसा प्रदीप बातें कर रहे हैं। पर धीरे धीरे मेवाड़ में बातें पता चलने लगी, तो कि नहीं साहब ये उदय सिंह है, तो लोग किसके साथ में इकट्ठे होने लगे, उदय सिंह। और अब कुंभलगढ़ के अंदर एक गुट बना हुआ हो, तो किसका गुट है, उदय सिंह। और चित्तौड़ के अंदर जो गुट है वो कौन सा गुट है, बनवीर। जो ये मान रहा था कि नहीं भाई उदय सिंह तो मर गया, और जिन लोगों को बनवीर ने फायदे पहुंचा दिए, किसी को बनवीर ने मंत्री बना रखा, किसी को सेनापति बना रखा, तो वो तो साथ में क्यों जाएंगे, वो तो बनवीर के साथ रहेंगे। तो वो बनवीर के साथ में फिर कहा, बनवीर के साथ लड़ाई करके बनवीर को चित्तौड़ से भगाते हैं। तो 3-1 साल तो यहाँ कुंभलगढ़ रहते हैं। 37 के अंदर ही राजा घोषित कर दिया उदय सिंह को। 1540 में उदय सिंह और बनवीर के बीच में युद्ध होता है। उदयपुर के अंदर एक जगह पड़ती है मावली। कौन सी जगह है, मावली में युद्ध होता है। मावली वाले युद्ध में उदय सिंह बनवीर को हराता है। फिर बनवीर यहां से महाराष्ट्र भाग जाता है। कहां भाग जाता है, उसके बाद बनवीर का कोई अता पता नहीं, वो कहां गया और कहां नहीं गया। उसके बाद उदय सिंह चित्तौड़ आ जाता है, चित्तौड़ में राजा बनते हैं। तो कुंभलगढ़ के अंदर तो राजा कब बन जाते हैं, 1537। लेकिन चित्तौड़ कब आते हैं, 1540, क्योंकि मावली वाला युद्ध कब होता है, लिखो मावली का युद्ध, बैटल ऑफ मावली। मावली कहां पड़ता है, उदयपुर। मावली का युद्ध, बैटल ऑफ मावली। बूंदी क्यों नहीं गए, क्या पता, कोई पूछना पड़ेगा इस बार। फिर रास्ते देखे जाते हैं ना भाई, कौन से रास्ते पे सिक्योरिटी नहीं, कौन से रास्ते पे सिक्योरिटी है। मावली का युद्ध, छुप के जाएगा तो आदमी छुपता भाई घूमेगा बाद में, और बूंदी जाने की सबसे अधिक संभावना, फिर उनको सबसे ज्यादा लगा होगा, उधर खतरा ज्यादा, उधर तो कोई पकड़ लेगा अपने को। मावली का युद्ध कब हुआ, 1540। लिखो, इस युद्ध में उदय सिंह ने बनवीर को हराया। उदय सिंह डिफीटेड बनवीर इन दिस बैटल। इस युद्ध में उदय सिंह ने बनवीर को हराया। उदय सिंह डिफीटेड बनवीर इन दिस बैटल। इस युद्ध में उदय सिंह ने किसको हराया, कौन से युद्ध में। तो कोई पूछे भाई उदय सिंह चित्तौड़ में आगे राजा कौन से युद्ध के बाद बनते हैं, तो कौन से युद्ध के बाद बनते हैं। अब वो चित्तौड़ में आराम से राज कर रहे हैं। इन बिटवीन आ गया 1559, 1559 क्या आ गया, 1559 आ गया। उदय सिंह के पोता होता है। उदय सिंह क्या होता है, राजघराने में खुशियां आई कि साहब उदय सिंह जी की पोता हुआ। उदय सिंह जी ने कहा भाई खुशी का दिन है, एकलिंग जी के जाके धोख लगा के आएंगे। तो मेवाड़ वाले अपना सबसे बड़ा देवता किसको माने, एकलिंग जी। इसलिए धोख लगाने के लिए कहां पर गए, एकलिंग जी। कब की बात है, वहां धोख वगैरह लगाई। धोख लगाने के बाद आप थोड़े दिन यहाँ घूमते हैं, शिकार विकार खेलते हैं। उदय सिंह जब 1559 में एकलिंग जी के आसपास शिकार खेल रहे थे, तब उदय सिंह को एक जगह बड़ी पसंद आती है, पहाड़ियों के बीचों बीच एक इलाका पड़ा था, और उनको लगा कि राजधानी यहां होनी चाहिए, राजधानी चेंज करेंगे अपने। एक नया शहर बसाया गया, उदयपुर। कौन सा शहर बसाया गया, तो उदयपुर की स्थापना कब की गई थी, 1559। तो कहा जब शहर बनेगा तो बाद में सबसे पहले लोगों के पीने के पानी की व्यवस्था की जाए। तो यहां पर एक झील बनाई गई, उस झील का नाम रखा गया उदय सागर। क्या नाम रखा गया, उदय सागर। और कहा जब राजा यहां पर रहेगा, राजधानी बनेगी तो राजा रहेगा, तो राजा के लिए महल बनाया जाए। तो राजा के लिए महल बनाए गए मोती मगरी। कौन से महल बनाए गए, तो कौन से महल का निर्माण करवाया गया, कौन सी झील बनाई गई, कौन सा शहर बसाया गया। ये किस साल की बात है, 1559 ईस्वी में, इन 1559 एडी। 1559 ईस्वी में, इन 1559 एडी उदयपुर की स्थापना की गई। उदयपुर वॉज फाउंडेड, उदयपुर की स्थापना की गई। उदयपुर वॉज फाउंडेड, उदयपुर की स्थापना की गई। उदयपुर वॉज फाउंडेड, उदयपुर की स्थापना की गई। यहां पर उदय सागर झील तथा मोती मगरी महल का निर्माण करवाया गया। लाइक उदय सागर एंड मोती मगरी पैलेस वर कंस्ट्रक्टेड हियर। यहां पर उदय सागर झील तथा मोती मगरी महल का निर्माण करवाया गया। लाइक उदय सागर एंड मोती मगरी पैलेस वर कंस्ट्रक्टेड हियर। यहां पर उदय सागर झील व मोती मगरी महल का निर्माण करवाया गया। लाइक उदय सागर एंड मोती मगरी पैलेस वर कंस्ट्रक्टेड हियर। उदय सागर झील तथा मोती मगरी महल का निर्माण करवाया गया। कौन सी झील बनवाएगी, कौन से महल बनवाएंगे, ये निर्माण कार्य शुरू करवाया 1559 के आसपास में। चल रहा था ये कामकाज धीरे धीरे। इतने में एक नया समाचार मिला कि दिल्ली में मुगल बादशाह बना हुआ है अकबर। कौन बना हुआ है, अकबर। और अकबर 1567-68 में मेवाड़ पर आक्रमण कर देता है। अकबर इस बात को जानता था कि अकबर के दादा बाबर ने खानवा का लड़ा था सांगा के साथ, लेकिन बाबर राजस्थान के किसी भी जगह पर कब्जा नहीं कर पाया था। बाबर का बेटा था हुमायूं, हुमायूं को यह सब करने का टाइम नहीं मिला। अब राजा कौन बना हुआ है, अकबर। और अकबर जानता है कि यदि राजस्थान वालों को अपने अंडर में लेना है तो सबसे पहले अंडर में लेना पड़ेगा मेवाड़। क्या लेना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान के राजा अपना नेता किसी को मानते थे, किसको मानते थे, मेवाड़। तो उसको लगा मैं मेवाड़ वालों को किसी भी प्रकार से अपने अंडर के अंदर ले लेता हूं तो बाकी राजस्थान वाले अपने आप ही अपने अंडर के अंदर आ जाएंगे। तो उसने मेवाड़ पर अटैक कब कर दिया, 1567। लिखो 1567-68 ईस्वी में, इन 1567-68 एडी। 1567-68 ईस्वी में, इन 1567-68 एडी अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। अकबर अटैक डॉन मेवाड़। अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। अकबर अटैक डॉन मेवाड़। चित्तौड़ के किले में राणा उदय सिंह बैठे हुए हैं। राणा उदय सिंह को समाचार मिलता है कि साहब दिल्ली की तरफ से किसकी सेना रवाना हो चुकी है, अकबर की। वो हमसे लड़ने के लिए आ गए। सब बैठे मंत्री, संतरी, सेनापति, सामंत बड़े बड़े सब इकट्ठे हुए।
सलाह मशविरा किया गया कि क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए, कितने हथियार अपने पास, कितने सैनिक है, कहां पे लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, कितने दिन का राशन पानी अपने पास में, कहां से सहायता मांगी जा सकती है, किस कौन आएगा अपनी सहायता करने के लिए, कौन नहीं आएगा, सब चीजों पर एकदम सलाह मसूद की गई। फाइनली ये डिसीजन निकला कि अब तक जो अपने लड़ने के तरीके थे उनको चेंज करना पड़ेगा। अपनी सामरिक कमजोरियां हैं बहुत सारी, उन सामरिक कमजोरियों को जब तक सुधारेंगे नहीं तब तक अपनी पार नहीं। क्या सामरिक कमजोरी है? कि अपनी एक कमजोरी है कि हम किलों में लड़ते हैं। कहां पे लड़ते हैं? कि अपने पास ऊंचे ऊंचे किले हैं और अपने किले को अपने मानते हैं भाई किले में सुरक्षा की जा सकती है, इसलिए कहां पर बैठ के लड़ते हैं? किले। और किले में लड़ने में सबसे बड़ा नुकसान ये है कि यदि दुश्मन किला घेर के बैठ गया तो आपकी सप्लाई बंद कर देगा। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी सप्लाई बंद कर गया था, 1535 के अंदर बहादुर शाह सप्लाई बंद करके। हालांकि एक फायदा भी था कि किले इतने ऊंचे थे कि यदि छोटा मोटा घेरा डाला जाए, और किले इतने विशाल थे कि किलों के अंदर इतना स्टॉक हुआ करता था कि जल्दी से यदि सप्लाई कट भी हो गई तो अंदर का स्टॉक खत्म नहीं होता था। पर मान लो कभी बाहर जो आपके घेरा डाल रहा है, बाहर जो आपको घेर रहा है, वो लंबे टाइम के लिए बैठ गया, तब तो सप्लाई खत्म होगी। स्टॉक की लिमिट होती है, एक ना एक दिन तो उसको खत्म होना है। तो 1303 में अलाउद्दीन ने खत्म करवा लिया था, 1535 में बहादुर शाह ने खत्म करवा लिया। और ऐसी जो लड़ाइयां होगी जिसके अंदर अपना स्टॉक खत्म हो जाएगा तब अपने लड़ने के लिए जाएंगे, उन लड़ाइयों में पक्का है कि अपने सब मरेंगे। उस टाइम अपने क्या करते हैं? साके के अंदर जितने पुरुष है वो लड़ते हुए मारे जाएंगे। सारी महिलाएं क्या कर लेती है? जोहर। अपने पास कोई डंका बंदा ही नहीं बचता जो दोबारा लड़ाई कर सके। 1303 में रतन सिंह, उसका पूरा परिवार, उसके पूरे सामन सब मर गए। इसलिए अलाउद्दीन ने कब्जा कहां पर? अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पे कब्जा कर लिया, खिजर खान को दे गया, खिजर खान दे गया मालदेव सोनगरा को, मालदेव सोनगरा दे के चला गया बनवीर सोनगरा। 23 साल लगे वापस छुड़वाने में। एक किले पे तो कब्जा हुआ था लेकिन उसके बावजूद 23 साल लगे। 23 साल बाद हमीर सिसोदा से आया और सिसोदा से आगे उसने छुड़वाया। 1535 में बहादुर शाह ने वापस कब्जा कर लिया। ये तो पुर्तगालियों ने बहादुर शाह को मार दिया, वरना पता नहीं उसका कब्जा कब तक रहता। और जब बहादुर शाह मर गया, हमने दोबारा हमारे चित्तौड़ पे कब्जा भी कर लिया, पर हमारे पास एक ढंग का बंदा नहीं था जिसको चित्तौड़ में राजा बना सके, क्योंकि सारे के सारे जो डंके बंदे थे वो तो हमारे मर गए दूसरे साके में। इसलिए हमें राजा किसको बनाना पड़ गया? बनवीर। और बनवीर ने ज्यादा नहीं तो कम से कम 4-5 साल तो अव्यवस्था उत्पन्न करके रखी थी। विक्रमादित्य को मार दिया, उदय सिंह को पता नहीं कहां कहां भटकना पड़ गया। उदय सिंह राजा भी बने तो 3 साल तक चित्तौड़ नहीं आ पाए, कुंभलगढ़ बैठा रहना पड़ा, मावली में लड़ाई लड़नी पड़ी, अपने लोगों के खिलाफ लड़ना पड़ा, उसमें जीते तब जाके चित्तौड़ आ पाए। इसलिए लड़ने का तरीका बहुत गलत है। ये किलों की लड़ाई बंद कीजिए। जब आपकी सेना कम हो तब किलों में बैठ के ना लड़ा जाए। जब आपकी सेना कम होगी, आप किले के अंदर बैठोगे, कोई भी आपके किले की सप्लाई तोड़ के आपको मजबूर कर देगा कि तुम बाहर निकल के लड़ाई करो। तो क्या किया जाए कि जब सेना कम हो तब लड़ने का तरीका पहाड़ होते हैं। लड़ने का तरीका क्या होता है? छापामार युद्ध किए जाए, पहाड़ों के अंदर जाके बैठा जाए और दुश्मन को मजबूर किया जाए कि वो पहाड़ों की तरफ आए। और दुश्मन यदि पहाड़ों की तरफ आएगा तो दुश्मन की सेना भले कितनी भी बड़ी हो, पहाड़ों में पूरी सेना एक साथ नहीं घुस सकती। पहाड़ों में थोड़े थोड़े सैनिक आएंगे और थोड़े थोड़े सैनिक आएंगे, तुम तैयार बैठो। फिर दुश्मन बाहर का है, वो तुम्हारे पहाड़ों की लोकेशन नहीं जानता। वो मुगल है, गूगल थोड़ी है जो कहीं तुम्हारे पहाड़ों के अंदर आगे घुस जाएंगे। और जब तुम्हारे पहाड़ों में वो लोकेशन ही नहीं जानते, रास्ते उनको पता ही नहीं है, तो जिस रास्ते से आएंगे तुम अपने रास्ते चेंज कर करके उनको मार सकते हो। खैर ये वाला तरीका ठीक है। तो क्या किया जाए? तो आधे लोग किले के अंदर रहें, आधे लोग किले के बाहर जाए। जो किले के अंदर रहेंगे वो किले को बचाने का प्रयास करेंगे। हम ये नहीं कि हम किला खाली कर रहे हैं, हम किले को बचाने का प्रयास करेंगे। यदि किले को बचा पाने में सक्षम रहे तो वेल एंड गुड, और यदि किले को बचाने में सक्षम नहीं रहे, दुश्मन ने किले पे कब्जा भी कर लिया, तो बाहर कम से कम बंदे तो रहेंगे जो लड़ाई जारी रखेंगे, तो वापस किले को छुड़वाने का कोई प्रयास तो करेगा, वापस लड़ाई तो जारी रखेगा। कहा ये बात ठीक। तो किले के बाहर कौन जाए, किले के अंदर कौन रहे? उदय सिंह को कहा गया कि आप किले के बाहर जाएंगे। पूछेंगे मैं, किला मेरा ही है। क्या सर आप नहीं, पूरी रॉयल फैमिली का एक भी बंदा किले के अंदर नहीं रहना चाहिए। आप सारे के सारे पहाड़ों में जाके बैठोगे। हम लड़ाइयों के 2 मोर्चे खोल रहे हैं, एक मोर्चा किले के अंदर, एक मोर्चा पहाड़ों के अंदर। दुश्मन जहां आएगा वहां लड़ा जाएगा। दुश्मन यदि पहले किले की तरफ आता है तो किले में लड़ेंगे, दुश्मन यदि पहले पहाड़ों की तरफ आता है तो पहाड़ों में लड़ेंगे। ज्यादा से पहाड़ है इसलिए रॉयल फैमिली पहाड़ों के अंदर जानी चाहिए। पर क्यों रॉयल फैमिली किले के अंदर क्यों नहीं रहे? कि यहां सेफ कम है, यहां पे मरने के चांस ज्यादा है, यहां पे किले की रक्षा में हो सकता है कि सप्लाई कटो लड़ना पड़े, सबको लड़ना पड़े, सारे मारे जाएं। और यदि राजा मर जाता है तो जनता का मनोबल डूबता है। जब राजा मर जाता तो जनता सोचती है कि यार हमारा जो नाथ था, हमें जो बचाने वाला था, हमारा जो धनी था, वही मर गया, अब किसके भरोसे बैठे हुए? और जनता अपना कॉन्फिडेंस एकदम गिरा देती है और जनता जो दूसरा राजा कब्जा करता है उसको राजा स्वीकार कर लेती है, उसको टैक्स देना शुरू कर देती है। पर यदि राजा जिंदा रहता है, बाकी पूरी सेना मर जाए, तो जनता को कॉन्फिडेंस बना रहता है और जनता को लगता है कि नहीं हमारा राजा जिंदा है तब तक हम जिंदा है, जब तक राजा जिंदा है तब तक मेवाड़ जिंदा है। इसलिए उदय सिंह जी, आप और आपकी रॉयल फैमिली यदि पहाड़ों के अंदर जिंदा रहेंगे तो हम यदि मर भी गए सारे के सारे अंदर तो भी नई सेना बना लोगे, मेवाड़ आपके साथ खड़ा रहेगा, आप दोबारा अकबर से लड़ाई कर लोगे, आप दोबारा चित्तौड़ को छुड़वा लोगे। इसलिए उदय सिंह वह राजा जिसने पहली बार लड़ाइयों का तरीका मोड़ दिया था। उदय सिंह वह राजा जिसने सामरिक कमजोरियों को दूर किया है। उदय सिंह राजस्थान का वह राजा जिसने बताया कि जब सेना कम हो तब किलों में नहीं लड़ते, तब कहां जाके लड़ते हैं। और हम आगे देखेंगे कि इसी उदय सिंह की नीति को बाद में अपनाते हैं महाराणा प्रताप, इसी उदय सिंह की नीति को आगे अपनाते हैं चंद्रसेन, इसी उदय सिंह की नीति को अपनाते हैं दुर्गादास राठौड़, इसी उदय सिंह की नीति को अपनाते हैं राज सिंह, इसी उदय सिंह की नीति को अपनाते हैं शिवाजी।
जो जो लोग मुगलों के खिलाफ सफल हुए उनके लड़ने का तरीका बाद में पहाड़ है, उनके लड़ने का तरीका छापामार है। उस छापामार प्रणाली का जनक यदि कोई आदमी है तो राणा उदय सिंह है। वो 67-68 वाले उस आक्रमण के अंदर ही निश्चय करता है कि हम किले के अंदर नहीं रहेंगे। वो एक युद्ध है, अब तो पूरा संघर्ष ही पहाड़ों में है। वो तो एक सिंगल युद्ध है, युद्ध हो रहा है, उस युद्ध की लोकेशन वहां पे लिया। अब तो लंबी लड़ाइयां, छापामार युद्ध, मतलब आप 15, 20, 30, 25 साल तक लड़ेंगे, पता नहीं कब तक। ये 68 के अंदर गए थे, 1615 तक पहाड़ों में लड़े हैं। 1615 तक उधर पहाड़ों के अंदर इनका संघर्ष है। भाई मुगलों से एक दिन की लड़ाई थोड़ी है, ये लड़ाई हमको लंबी लड़नी पड़ेगी। एक कहीं युद्ध करना हो तो देखेंगे, बाकी लंबी लड़ाई है तो अपने पहाड़ों के अंदर रहेंगे। जब जब मुगलों की सेना आएगी तब तक हम लड़ते रहेंगे। तो उदय सिंह गिरवा की पहाड़ियों में जाते हैं। कौन सी पहाड़ियों में जाते हैं? गिरवा की पहाड़ियों। लिखो, उदय सिंह गिरवा की पहाड़ियों में चला गया। उदयपुर में पहाड़ियां, गिरवा। उदय सिंह गिरवा की पहाड़ियों में चला गया। उदय सिंह मूव्ड टू गिरवा हिल, गिरवा हिल्स। उदय सिंह गिरवा की पहाड़ियों में चला गया। उदय सिंह मूव्ड टू गिरवा हिल्स। किला किसको सौंपा जाए? जब पूरी रॉयल फैमिली बाहर जाएगी तो किले की रक्षा कौन करेगा? तो किले की रक्षा दो बंदों को सौंपी गई। एक बंदे का नाम था जयमल और एक बंदे का नाम था पत्ता। कौन कौन दो बंदे बताओ देखिए? एक बंदे का नाम क्या है? जयमल, और दूसरे बंदे का नाम क्या है? जयमल मेड़ता का राजा है। जयमल कहां का राजा? अच्छा, खानवा के युद्ध में मेड़ता से लड़ने के लिए कौन आया था? कौन आया था? ये वीरमदेव का बेटा है। खानवा के युद्ध में मेड़ता से लड़ने के लिए वीरमदेव आया था। वीरमदेव के बाद में जो राजा बनता है वो कौन बनता है? जयमल। जयमल 1562 में अकबर मेड़ता पर हमला करता है। अकबर ने मेड़ता पर हमला कब किया था? 1562। और अकबर ने मेड़ता पे कब्जा कर लिया था। अकबर ने जब मेड़ता पे कब्जा कर लिया तो जयमल मेड़ता छोड़ के मेवाड़ आ गया। जयमल मेड़ता छोड़ के कहां जाता है? मेवाड़। और उसने राणा उदय सिंह के पास आगे नौकरी कर ली। राणा उदय सिंह उसके रिश्तेदार लगते थे, उसकी बहन वगैरह की शादी की हुई थी, उसका खुद का ननिहाल यही मेवाड़ के अंदर था। तो उसने कहा भाई मैं यहाँ उदय सिंह के पास नौकरी कर लूंगा। तो 1562 से बाद में जब तक युद्ध हो रहा है, 1567 की बात है, जयमल कहां पे नौकरी कर रहा है? मेवाड़। कुछ राणा के पास नौकरी कर रहा है। तो जयमल ने जब लड़ाई की बात हुई किले के अंदर कौन रहेगा? जयमल ने कहा मैं, मुझे एक्सपीरियंस अकबर के खिलाफ लड़ने का, मैं पहले लड़ चुका हूं 1562 में अकबर के खिलाफ, मेरी लड़ाई पहले से थी। मैं चाहता हूं एक बार अकबर से वापस लड़ा जाए, इसलिए किला मेरे भरोसे छोड़ा जाए, मैं किले को संभालूंगा। तो ठीक है साहब, एक तो किले की जिम्मेदारी किसको दी जाए? जयमल की एक सिस्टर थी, उनका नाम था फूल कंवर। जयमल की सिस्टर का नाम क्या था? इनकी शादी एक मेवाड़ के सामंत के साथ की हुई थी। मेवाड़ के सामंत का नाम था फतेह सिंह चुंडावत। क्या नाम था? जो चुंडा के वंशज हुए उनको क्या कहा गया? चुंडा। और फतेह सिंह चुंडावत के पास एक ठिकाना था, उस ठिकाना का नाम था आमेट। कौन सा ठिकाना था? राजसमंद में एक जगह पड़ती है, जगह का नाम क्या है? आमेट। तो आमेट प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। जैसे सलुम्बर एक प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, वैसे प्रथम श्रेणी का ठिकाना कौन सा था? आमेट। और आमेट का सामंत कौन है? फतेह सिंह चुंडावत। फतेह सिंह चुंडावत को कहा गया भाई आप किले की रक्षा कीजिए। तो दो लोगों को किले की जिम्मेदारी दी गई। किस किसको? जयमल को और किसको? फतेह सिंह चुंडावत। जयमल की बहन का नाम क्या है? इनकी शादी किसके साथ की हुई है? इसका मतलब फतेह सिंह चुंडावत और जयमल आपस के अंदर साले बनोई है। क्या लगते हैं? साले बनोई। तो कहा भाई इन साले बनोई को किले की जिम्मेदारी सौंप दी जाए। जयमल पहले लड़ चुके हैं तो एक्सपीरियंस है। फतेह सिंह जी अपने एक बड़े सामंत है, इनको अंदर छोड़ दिया जाए। तो कौन कौन अंदर छोड़े गए? जयमल और फतेह सिंह चुंडावत। फतेह सिंह चुंडावत की शादी किससे हुई है? फूल कंवर किसकी बहन है? इन फतेह सिंह को लोकल भाषा में कहने लगे फत्ता। क्या कहने लगे? और फत्ता का अपने किताबों वालों ने बना लिया पत्ता। आई बात समझे? फिर मुझे लगता है ऐसे क्यों बना दिया इन्होंने पत्ता? तो मुझे लगा यार इन्होंने इसलिए बना दिया होगा कि बच्चों को थोड़ी सरलता रहे। टावर कहां का याद करते घूमेंगे, थोड़े नाम इजी हो जाए तो वह ठीक रहेगी। भाई आदमी का नाम पत्ता है, पत्नी का नाम फूल, ठीक रहेगा, है ना? याद इजी हो जाता है आपके। तो किले की जिम्मेदारी किस किस को दे दी गई? जयमल और पत्ता। पत्ता कहां के सामंत थे? आमेट। आमेट मेवाड़ रियासत का कैसा ठिकाना था? फर्स्ट ग्रेड। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड ऐसे ठिकाने हुआ करते। 16 फर्स्ट ग्रेड ठिकाने थे मेवाड़ में। कितने फर्स्ट ग्रेड ठिकाने थे? इन 16 में भी सबसे बड़ा कौन सा हुआ करता? सलूम। पर इन 16 में एक और कौन सा हुआ करता? आमेट। आमेट के सामंत कौन है? फतेह सिंह। फतेह सिंह का नाम फत्ता से बिगड़ते बिगड़ते क्या हो गया? जयमल कहां के राजा? मेड़ता। और अकबर ने मेड़ता पर कब कब्जा कर लिया था? 1562। उसके बाद जयमल कहां पर नौकरी कर रहे थे? उदय सिंह के पास मेवाड़ में। याद रहेगी बात? लिखो, जयमल तथा पत्ता ने चित्तौड़ किले का मोर्चा संभाला। जयमल एंड पत्ता टुक चार्ज ऑफ चित्तौड़ फोर्ट। जयमल तथा पत्ता ने चित्तौड़ किले का मोर्चा संभाला। जयमल एंड पत्ता टुक चार्ज ऑफ चित्तौड़ फोर्ट। जयमल तथा पत्ता ने चित्तौड़ किले का मोर्चा संभाला। जयमल एंड पत्ता टुक चार्ज ऑफ चित्तौड़ फोर्ट। लाइन चेंज करी लिखो। जयमल मेड़ता का राजा था। जयमल वॉज किंग ऑफ मेड़ता। मेड़ता कहां पड़ता है? नागौर। जयमल मेड़ता का राजा था। जयमल वॉज किंग ऑफ मेड़ता। इसी में कंटिन्यू करना इस लाइन में। जयमल मेड़ता का राजा था तथा 1562 ईस्वी में इन 1562 एडी तथा 1562 ईस्वी में इन 1562 एडी अकबर ने मेड़ता पर अधिकार कर लिया था। अकबर कैप्चर्ड मेड़ता।
अकबर ने मेड़ता पर अधिकार कर लिया था। अकबर कैप्चर्ड मेड़ता। बॉक्स में बंद करो इसको, इस एक लाइन को ना, जयमल मेड़ता का राजा था, यहां से शुरू करके, ताकि अलग से दिखे आपको। ठीक है, अगली लाइन लिखो। पत्ता अमेट का सामंत था। अमेट राजसमंद में एक जगह पड़ती है। पत्ता अमेट का सामंत था। पत्ता वॉज फ्यूडल लॉर्ड ऑफ अमेट। पत्ता अमेट का सामंत था। पत्ता वॉज फ्यूडल लॉर्ड ऑफ अमेट। पत्ता अमेट का सामंत था। पत्ता वॉज फ्यूडल लॉर्ड ऑफ अमेट। नीचे एक इसी में कंटिन्यू करो। अमेट मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी ठिकाना था। अमेट वॉज फर्स्ट ग्रेट ठिकाना ऑफ मेवाड़ स्टेट। अमेट मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी ठिकाना था। अमेट वॉज फर्स्ट ग्रेट ठिकाना ऑफ मेवाड़ स्टेट। अमेट मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी ठिकाना था। अमेट वॉज फर्स्ट ग्रेट ठिकाना ऑफ मेवाड़ स्टेट। मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी ठिकाना था। इसको बॉक्स बंद करो, तो पता रहे आपको कि जयमल और पत्ता कौन है ना। अब उदय सिंह तो कौन सी पहाड़ियों में बैठे हुए, गिरवा। किले का मोर्चा किसके पास में, जयमल और पत्ता। लड़ाई के दो तरीके हैं, आधे लोग लड़ेंगे पहाड़ों में, आधे लोग कहां पे लड़ेंगे, किले में। किले में लड़ने के लिए कौन बैठे हैं, जयमल पत्ता। पहाड़ों में लड़ने के लिए खुद कौन बैठा है, उदय सिंह। अकबर के पास भी दो तरीके हैं, या तो लड़ने के लिए जाए किले पर, या लड़ने के लिए कहां पे जाए, पहाड़ों में। तथा सेफ कौन सा है, जीतना, किला। किले को तो यदि आप सप्लाई काट दोगे तो किले को जीतना सरल है। पहाड़ों में वो भी जानता था कहीं फंस गए तो उसको लगा पहले किले की तरफ जाते हैं अपने, पर उसको ये नहीं पता था कि कौन अंदर कौन बाहर, ये उसके पास को मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं। और अकबर यहां किले का घेरा डाल के बैठ जाता है। तोपें आ गई थी तब तक। एक बड़ा कारण यह भी था कि पहले जैसे वो काइंद्रा वाले युद्ध की अपने बात कर रहे हैं कि काइंद्रा के युद्ध में नायिका देवी लड़ने के लिए चली गई थी, लेकिन तब तोपें नहीं थी। जब तोपें आ गई थी तो आप इस प्रकार के युद्ध कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि आमने सामने की जब भी लड़ाइयां होगी उनके अंदर तो तोपों से सामने वाला वैसे ही मार देगा आप। दूसरी तलवारों वाली लड़ाइयों में तो फिर भी आपके बाहुबल का पता चलता है कि तलवार में यदि किसी की जोर है, दम है, तो एक तलवार वाला 10 को काट देगा। लेकिन तोप तो एक गोला छूटेगा तो 10 सामने वाले मरोगे, भले तुम्हारे पास में तलवार है, भले तुम्हारे पास में भला है। तो उनको वो भी था कि नहीं, पहाड़ों में ऐसी लोकेशन ली जाए कि वो अंदर घुसने के लिए मजबूर हो, अपने बाहर की तरफ निकलेंगे नहीं। किले के अंदर जो बैठे हुए, अकबर ने बाहर अपनी तोपें लगाई और अकबर ने कहा किले की दीवारें तोड़ी जाए। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम तक तो ऐसा था कि किसी बहल सैनिक को पकड़ा जाए, है ना, कोई रतिपाल रणमल को कहा जाए, किसी बिका दहिया को पटाया जाए। अब अगलों के पास तोपें थी, तोपें लगाई और तोपें लगाकर गोले मारो, दीवार पटक दो। आज गोले मारो, थोड़ी दीवार हिल जाएगी, कल और मारेंगे, परसों और मारेंगे, कितनी मजबूत दीवार होगी, टूटेगी, कब तक तोपों को सह पाएगी। पर अकबर देखता कि यार दिन के अंदर तोप के गोले मरवाए गए पूरे दिन तक, और दीवार के मान लो ऊपर ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा थोड़ा तोड़ दिया। अगले दिन सुबह उठे तब दीवार को ऊपर वाला हिस्सा बना हुआ है। ये क्या है, कल कांड किया था, रात को सुधर गया, उन्हें दूसरी जगह से तोड़ो इस बात, दूसरी जगह से तोड़ी, अगले दिन फिर बना हुआ है। अकबर दिन में किला तोड़वाता, रात को किले का पुनर्निर्माण हो जाता। तो अकबर का कान खड़े हुए कि यार कौन इतना इंटेलिजेंट आदमी है कि रातों रात बनवा देता है। और अकबर ने पता लगवाया, पता तो करो रे अंदर कौन है। तो पता चला अंदर जयमल है। अंदर कौन है, अकबर ने कहा जयमल कौन, वो मेड़ता वाला। क्या हाँ सर वही, 1562 में अपन ने मेड़ता पे कब्जा कर लिया था, उसके बाद से वो कहां पर बैठा हुआ है, मेवाड़, और उसको पता अपनी लड़ाइयों का तरीका क्या है, इसलिए अपने दिन में दीवार तोड़ते हैं और रात को दीवार बनवा देता है। अकबर ने कहा यार तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि जयमल बैठा हुआ अंदर, तो पे उतार लो, नीचे उतार लो तो पे। क्यों सर, अरे तो जयमल किले के अंदर, मतलब किले में उदय सिंह नहीं है कि नहीं है, मतलब किले का मालिक किले में नहीं है कि नहीं, तो लड़ाई क्यों करनी है, जयमल से बातचीत करके किला ले लेते हैं। और अकबर ने जयमल के पास मैसेज किया कि जयमल सॉरी, वो भाई 1562 में मैंने तेरे से मेड़ता छीन लिया था, इस चक्कर में तेरे को नौकरी कहां करनी पड़ रही है, मेवाड़ के अंदर नौकरी हुई। मेड़ता ले ले, चितौड़ दे दे, तेरा मेड़ता, तू तेरे मेड़ता चला जा और मेरे को क्या दे दे, चितौड़ की चाबियां मुझे देके चला जा। चितौड़ तेरा तो है नहीं, तेरे को संभलवा के गए, तू कहते ना नहीं संभाल पाया, इतनी तो बात होगी और क्या होगी। जयमल वापस रिप्लाई भेजता है गढ़ मारो हूं धनी। धनी का मतलब क्या होता है, गढ़ का मतलब किला है, गढ़ मारो, किला मेरा है, हूं धनी, मैं इसका क्या हूं, असुर फिर किम आण। असुर का मतलब होता है राक्षस, दुश्मन। तेरे जैसे राक्षस इस किले के अंदर घुस नहीं सकते, क्योंकि किला मेरा है, मैं इस किले का क्या हूं, मालिक। है गढ़ मारो हूं धनी, असुर फिर किम आण, कुंचा ज्यूं चित्रकूट रही। मैंने बताया चित्रकूट बोलते चितौड़ को, चितौड़ क्या बोलते हैं, चित्रकूट। कुंची का मतलब होता है चाबी, कुंचा ज्यूं चित्रकूट रही, चितौड़ की चाबियां दीदी मोही दीवान। मेवाड़ के राजा क्या बोलते हैं, दीवान। मेवाड़ के दीवान जी चितौड़ की चाबियां मुझे देके गए हैं, किला मेरा है, मैं किले का मालिक हूं, तेरे जैसे राक्षस की औकात नहीं किले के अंदर घुसे। अकबर के पास मैसेज किया, अकबर ने कहा भाई सेंटी क्यों रहा है यार इतना, और चल मैं एक नया ऑफर देता हूं तेरे को, मेड़ता तो तेरा है, वो तेरा ही था, तेरा रहेगा, वापस दे रहा हूं तेरे को, साथ में एक फ्री नागौर। क्या दे दूंगा, मेड़ता तेरे को दे रहा हूं, साथ में क्या दे दूंगा, नागौर। पहले तू मेड़ता का राजा था, इतना सा राजा था, फिर तेरे हाथ से ये भी निकल गया, अब तेरे को ये तो मिल जाएगा साथ में, ये ले नागौर, और अब तू इतना राजा, बदले में मेरे को क्या दे दे। जयमल वापस रिप्लाई भिजवाता है कि भूख ना मिटे मेड़तो और ना मिटे नागौर, कि नागौर और मेड़ते से भूख मिटने वाली, रजवट भूख अनोखड़ी मरिया मिटे चितौड़।
ये वीरता की भूख है जो मरने पे मिटेगी। अकबर ने कहा तोप में वापस लगाओ रे। भाई जब मान ही नहीं रहा तो फिर अपना तरीका ही क्या बचता है दूसरा। अब तोपों से वापस हमले किए जाते, रातों रात जमल वापस बनवा देता। एक दिन अकबर ने कहा कि यार ये बनवाता कब है, ध्यान तो रखो। तो जो सैनिक बेचारे पहरे पे खड़े रहते थे उन्होंने कहा कि साहब पूरी रात इस दीवार पे घूमता है, एक आदमी पूरी रात ऊपर ऊपर घूमता रहता है, ये सब काम करवाता है। ऐसा कहा जाता है, अकबर अपनी बुक के अंदर लिखवाता है। एक दिन जमल उस छत के ऊपर खड़ा खड़ा दीवार पर खड़ा खड़ा पुनर्निर्माण करवा रहा था। अकबर के पास में एक बंदूक थी, इस बंदूक का नाम था संग्राम। क्या नाम था? अकबर की प्रिय बंदूक थी। अकबर नीचे से निशाना लगाता संग्राम से, जमल के पैर में गोली लगती, जमल अंदर की तरफ गिर जाता, जमल घायल हो जाता है। 4 महीने का घेरा डाला था अकबर ने। कितने महीने का घेरा था? 4 महीने के अंदर किले का राशन पानी खत्म होने को आ गया। किले का राशन पानी खत्म हुआ तो अब निश्चय किया गया अब और कोई तरीका नहीं बचा अपने पास में, अब क्या किया जाएगा? साका किया जाएगा। ये चित्तौड़ का कौन सा साका है? 1568। कब की बात है? पहला साका कब हो रहा था? 1303। दूसरा हो रहा था 1535। तीसरा कब हो रहा है? 1568। देखो 1568 ईस्वी में, इन 1568 एडी, 1568 ईस्वी में, इन 1568 एडी चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ, थर्ड साका ऑफ चित्तौड़ वॉज हैपेंड। चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ, थर्ड साका ऑफ चित्तौड़ वॉज हैपेंड। चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ, थर्ड साका ऑफ चित्तौड़ वॉज हैपेंड। साके में क्या दो चीजें होगी? एक तो जोहर और एक क्या होगा? फुल कंवर जोहर करती है। लिखो फुल कंवर ने जोहर किया, फुल कंवर कमिटेड जोहर। फुल कंवर ने जोहर किया, फुल कंवर कमिटेड जोहर। फुल कंवर ने जोहर किया, फुल कंवर कमिटेड जोहर। यह है पत्ता की रानी तथा जयमल की बहन थी। यह है पत्ता की रानी तथा जयमल की बहन थी। शी वाज क्वीन ऑफ पत्ता एंड सिस्टर ऑफ जयमल। यह है पत्ता की रानी तथा जयमल की बहन थी। शी वाज क्वीन ऑफ पत्ता एंड सिस्टर ऑफ जयमल। इस लाइन को बॉक्स में बंद कर देना, ये बहन और रानी वाली जो बात लिखी आप। अगली नेक्स्ट लाइन में लिखो, जयमल तथा पत्ता के नेतृत्व में केसरिया किया गया। केसरिया टुक प्लेस अंडर लीडरशिप ऑफ जयमल एंड पत्ता। जयमल तथा पत्ता के नेतृत्व में केसरिया किया गया। केसरिया टुक प्लेस अंडर लीडरशिप ऑफ जयमल एंड पत्ता। जयमल तथा पत्ता के नेतृत्व में केसरिया किया गया। केसरिया टुक प्लेस अंडर लीडरशिप ऑफ जयमल एंड पत्ता। किसके नेतृत्व में केसरिया किया गया? जयमल और पत्ता के नेतृत्व में केसरिया किया गया। अच्छा, जब केसरिया की बारी आई, सब केसरिया कपड़े पहन के बाहर जाने लगे। जयमल के पैर में गोली लगी हुई थी, जयमल से खड़ा नहीं हुआ जाता था। तो जब सारे सैनिक तैयार होने लगे तो जयमल जी रोने लगे। तो सैनिकों ने कहा क्या हुआ क्या हुआ? जयमल जी रोने लगे और जयमल ने कहा कि यार क्या दुर्भाग्य है कि वह दिन जिसका हमें इंतजार था वो दिन जब आज आया है, जब सारी महिलाओं ने अभी अभी अग्नि स्नान किया है, केसरिया जोहर किया महिलाओं ने। सारे पुरुष तुम सब युवक जो खड़े हो, केसरिया कपड़े पहन पहन के खड़े हो, बाहर लड़ने के लिए जाओगे और आज वो लड़ाई दिखाओगे अकबर को कि सूर्य भगवान अपना रथ रोक देंगे कि तुम किस प्रकार से लड़े थे। वाकई चित्तौड़ के तीसरे साके वाली लड़ाई दुनिया के हैरतअंगेज युद्धों में से एक है। 8,000 के आसपास फौजी थे। इन्होंने इतनी मार काट मचाई थी कि अकबर की आधी से ज्यादा फौज सल्टा दी थी। अकबर के पास में कोई 70-80 लोग थे, शाम तक 48,000 के आसपास मार देते हैं, पर ये 8,000 थे तो ये तो सारे मरने ही थे। तो उसने कहा कि भाई तुम लड़ने के लिए जाओगे, तुम्हारे पास सौभाग्य है, पर मेरी बदकिस्मती देखिए, मेरे पैर में गोली लगी हुई है, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा और मैं लड़ाई करने नहीं जा पाऊंगा। पहले बात तो ये होगी कि अकबर किले पे जब कब्जा करेगा तो मुझे उठा के ले जाएगा, पता नहीं क्या क्या दुर्गति करेगा। चलो वो कोई बात नहीं, सबसे बड़ी दुर्गति तो यह है कि जब सबके पास मरने का मौका आया, सबके पास देश के लिए मर मिटने का अवसर आया, उस समय मैं घायल होने की वजह से नहीं लड़ पा रहा हूं। रोऊं नहीं किस्मत पे तो क्या करूं? तो उन सैनिकों में एक सैनिक था, उसका नाम था कल्ला राठौड़। क्या नाम था? कल्ला राठौड़ नाम का एक सैनिक था। और उस कल्ला राठौड़ ने जयमल को कहा कि अंकल यार रो मत से, आप तो मेरे कंधों पे बैठ के लड़ाई कर लो। कहां बैठ के लड़ाई कर लो? तो जयमल ने किसके कंधों पर बैठकर युद्ध किया? तो हम कहते हैं नीचे से 2 हाथ कल्ला के चल रहे थे, ऊपर से 2 हाथ चल रहे थे जयमल के। उस दिन कल्ला यूं लग रहा था कि साक्षात भगवान विष्णु अपने चतुर्भुजी अवतार में नीचे उतर गए। कल्ला 4 हाथों का देवता कहलाता है। क्या कहलाता है? देखो, जयमल ने कल्ला राठौड़ के कंधों पर बैठकर युद्ध किया था। जयमल फाउट अलोंग विथ कल्ला राठौड़ ऑन हिज शोल्डर्स। जयमल फाउट अलोंग विथ कल्ला राठौड़ ऑन हिज शोल्डर्स। जयमल ने कल्ला राठौड़ के कंधों पर बैठकर युद्ध किया था। जयमल फाउट अलोंग विथ कल्ला राठौड़ ऑन हिज शोल्डर्स। जयमल ने कल्ला राठौड़ के कंधों पर बैठकर युद्ध किया था। इसलिए कल्ला राठौड़ को 4 हाथों का देवता कहा जाता है। सो कल्ला राठौड़ इज नोन एज गॉड विद 4 हैंड्स। कल्ला राठौड़ को 4 हाथों का देवता कहा जाता है। सो कल्ला राठौड़ इज कॉल्ड एज गॉड विद 4 हैंड्स। कल्ला राठौड़ को 4 हाथों का देवता कहा जाता है। कल्ला राठौड़ इज कॉल्ड एज गॉड विद 4 हैंड्स। आर 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 देखिए आपने, वो सीन जयमल कल्ला राठौड़ का है। वो सीन किसका है? जिसके अंदर वो उसके कंधों पे बैठ के लड़ रहा है।
नीचे से वो दो हाथ उसके चल रहे, ऊपर से दो हाथ। वो वास्तविक सीन यदि किसी का है तो किसका है? जयमल और कल्ला राठौड़। चित्तौड़ के कौन से साके के अंदर लड़े थे? और जयमल और कल्ला राठौड़। और एक उधर कौन लड़ रहा है? आपका पत्ता। चित्तौड़ के किले में एक दरवाजा पड़ता है रामपोल। कौन सा दरवाजा है? उस रामपोल पे लड़ता हुआ पत्ता मारा गया था, इसलिए पत्ता की छतरी कहां पर बनी हुई है? राम। चित्तौड़ के किले में दो दरवाजे और है। एक दरवाजे का नाम है हनुमान पोल। क्या नाम है? एक दरवाजे का नाम है भैरव पोल। क्या नाम है? इन दोनों के बीच में जयमल और कत्ता की छतरियां बनाएगी, जयमल और कल्ला राठौड़ की छतरियां। तो जयमल और कल्ला राठौड़ की छतरियां कौन से दरवाजों के बीच में? हनुमान पोल से भैरव पोल। पत्ता चुंडावत की छतरी कहां पर है? लिख लो, पत्ता की छतरी बराबर रामपोल। पोल का मतलब क्या होता है? दरवाजा। पत्ता की छतरी, सेनेट ऑफ पत्ता बराबर लिख लो रामपोल। पत्ता की छतरी कहां पर है? रामपुर। नीचे लिख लो जयमल तथा कल्ला राठौड़ की छतरियां, सेनेट ऑफ जयमल एंड कल्ला राठौड़। जयमल तथा कल्ला राठौड़ की छतरियां, सेनेट ऑफ जयमल एंड कल्ला राठौड़ बराबर लिखो। हनुमान पोल से भैरव पोल के बीच, बिटवीन हनुमान पोल टू भैरव पोल, हनुमान पोल से भैरव पोल के बीच। लिखा है ना ऊपर, चार हाथों का देवता, लिखा है ना ऊपर, सेम बात है। अकबर इधर कब्जा कर लेता है किले के ऊपर। पच्चीस फरवरी 1568 को अकबर ने किले पे कब्जा किया। कब कब्जा किया? लिखो 25 फरवरी 1568 ईस्वी को। ऑन 25 फरवरी 1568 एडी। 25 फरवरी 1568 ईस्वी को, ऑन 25 फरवरी 1568 एडी, अकबर ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। अकबर कैप्चर्ड चित्तौड़। अकबर ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। अकबर कैप्चर चित्तौड़। अकबर ने कहां अधिकार कर लिया? चित्तौड़ पर अधिकार कर। अकबर एक बार फिर वही गंदा काम करवाता है जो कभी अलाउद्दीन खिलजी करवा के गया था। वही चित्तौड़ के किले में 30,000 के आसपास की पब्लिक रहा करती थी। उसको भयंकर नुकसान हुआ, इसलिए खार खाया हुआ था। उसे लगा यार 7-8 हजार लोग मेरी पूरी फौज को काट के चले गए, बदला किससे लिया जाए? किले के अंदर तो कोई बचा नहीं, निर्हीन निर्दोष पब्लिक बैठी, जिनका कोई लेना देना नहीं, निहत थे लोग, जिनको कैसे भी मारा जा सकता था, उनको घरों से बाहर निकाल निकाल के मार दिया गया। 30,000 लोग काटे गए। कितने लोग काटे गए? देखो, अकबर ने चित्तौड़ में 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया। अकबर मैसेकर्ड 30,000 पीपल इन चित्तौड़। अकबर ने चित्तौड़ में 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया। अकबर मैसेकर्ड 30,000 पीपल इन चित्तौड़। जिनोसाइड है, नरसंहार। अकबर ने चित्तौड़ में 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया। अकबर मैसेकर्ड 30,000 पीपल इन चित्तौड़। कितने लोग कटवाए थे? 30,000 लोग चित्तौड़ के अंदर यहां पे कटवा था। अच्छा, पर अकबर यहां जीतने के बाद में एक सिक्का जारी करता है अकबर अपने नाम का। उस सिक्के का नाम था एलची। कौन सा सिक्का जारी करता है? मुझे याद है, ये एक बार सवाल था कि अकबर ने चित्तौड़ जीतने के बाद यहां पे कौन सा सिक्का जारी किया था। तो कौन सा सिक्का जारी किया था? लिखो, चित्तौड़ विजय के बाद, आफ्टर विक्ट्री ऑफ चित्तौड़। चित्तौड़ विजय के बाद, आफ्टर विक्ट्री ऑफ चित्तौड़, अकबर ने एलची नामक सिक्का जारी किया था, या अकबर ने एलची नामक सिक्का चलाया था। अकबर सर्कुलेटेड ए कॉइन नेम्ड एलची। अकबर सर्कुलेटेड ए कॉइन नेम्ड एलची। अकबर ने एलची नामक सिक्का चलाया था। एलची का वैसे मतलब होता है संदेशवाहक। क्या मतलब होता है? मैसेंजर। जो मैसेज देने वाला होता है उसको क्या बोला करते थे? एल्च। एक राजा दूसरे राजा के पास मैसेज भेजता तो जिस बंदे को भेजा जाता उस बंदे को क्या बोला करते? एल्च। ज्यादा शुद्ध शब्दों में कहो तो दूत। राजाओं के जो दूत हुआ करते उनको अपने यहाँ पे क्या बोला करते थे? एल्च। मैसेज दे रहा है अकबर, हम चित्तौड़ जीत गए हैं, उसकी याद में हम क्या चला रहे हैं यहाँ पे? सिक्का। ये मैसेज है कि चित्तौड़ किसने जीत लिया है। और अकबर जयमल पत्ता की वीरता से बड़ा प्रभावित होता है। अकबर जयमल पत्ता दोनों की मूर्तियां लगवाता है आगरा के किले में। कहां पे लगवाता है? लिखो, अकबर जयमल पत्ता की वीरता से प्रभावित था। उसे लगा यार दो कितने बहादुर लोग थे, दूसरे के लिए कट के मर गए। अकबर वॉज इम्प्रेस्ड विद ब्रेवरी ऑफ जयमल एंड पत्ता। अकबर जयमल पत्ता की वीरता से प्रभावित था। अकबर इम्प्रेस्ड विद ब्रेवरी ऑफ जयमल एंड पत्ता। अकबर जयमल पत्ता की वीरता से प्रभावित था। तथा उसने इन दोनों की मूर्तियां आगरा के किले में लगवाई। तथा उसने इन दोनों की मूर्तियां आगरा के किले में लगवाई। एंड ही गॉट इंस्टॉल्ड स्टैच्यूज ऑफ बोथ ऑफ देम इन आगरा फोर्ट। तथा उसने इन दोनों की मूर्तियां आगरा के किले में लगवाई। एंड ही गॉट इंस्टॉल्ड स्टैच्यूज ऑफ बोथ ऑफ देम इन आगरा फोर्ट। तथा उसने इन दोनों की मूर्तियां आगरा के किले में लगवाई। कहां पर लगवाई? पर यदि आज आप आगरा का किला देखने जाओगे तो वहां पे मूर्तियां नहीं है। तो आप लगे यार ये मूर्तियां कहां पर चली गई? तो कहते हैं औरंगजेब ने इन मूर्तियों को गिरवा दिया था। किसने गिरवा दिया था?
औरंगजेब जब राजा बना वो थोड़ा ज्यादा कट्टर हो गया था और उसने पूछा भाई ये दो कौन है, तो कहा साहब ये दो बहादुर हिंदू सेनापति थे, जयमल और पत्ता, उन दोनों की मूर्तियां। उसने कहा अच्छा मेरे समझ में आ गया, ये तो बहादुर हिंदू सेनापति रहे, अपनी तरफ से लड़े होंगे, दुश्मनों को मारा होगा, इसलिए अपने राजा ने इनकी मूर्तियां लगवा दी। कौन से राजा ने लगवाई थी? सर आपके परदादा जी ने लगवाई, अकबर ने। पर सर सुनो बात पूरी, अपनी तरफ नहीं लड़े थे, तो अपने खिलाफ लड़े थे और भयंकर ही काटा था सर अपने को, तो मूर्तियां कैसे लगवाई? क्यों? आपके परदादा जी इंप्रेस हो गए थे उनसे। उसने कहा परदादा जी की दिमाग की चक्रियां घूमी हुई थी, पटको इन मूर्तियों को, तो जयमल ये वो जो औरंगजेब जयमल पता की मूर्तियां गिरवा देता है। तो हमें क्या पता है मूर्तियां थी कि नहीं थी? तो औरंगजेब के टाइम में एक यात्री आया हुआ था यहाँ पे, फ्रेंच था, एक बर्नियर। कौन सा यात्री आया था? और जिसने एक बुक लिखी थी, ट्रेवल्स इन मुगल अंपायर। कौन सी बुक लिखी थी? किसकी बुक है बताओ देखे? जैसे टोड की बुक का नाम क्या है? ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। वो मुगल साम्राज्य में घूम के गया तो उसने बुक कौन सी लिख दी? ट्रेवल्स इन मुगल अंपायर। किसकी बुक है बताओ देखे? किसकी बुक है? और बर्नियर अपनी इस बुक के अंदर लिखता है कि मैं आगरा गया था, मैंने मूर्तियां देखी थी। औरंगजेब के टाइम में गया था, औरंगजेब के बाद ये मूर्तियां नहीं मिलती, इसका मतलब बर्नियर गया तब तक तो मूर्तियां थी, उसके बाद ये मूर्तियां वहां पर गिरा दी गई होगी। लिखो, फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने, फ्रेंच ट्रेवलर बर्नियर, फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने, फ्रेंच ट्रेवलर बर्नियर, फ्रांसीसी यात्री, फ्रांसीसी, उसका देख, फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने इन मूर्तियों का वर्णन किया है। डिस्क्राइब दी स्टेच्यूज, इन मूर्तियों का वर्णन किया है। डिस्क्राइब दी स्टेच्यूज, इन मूर्तियों का वर्णन किया है। डिस्क्राइब दी स्टेच्यूज, नीचे लिख लो बर्नियर की पुस्तक, बराबर नाम लिख लो, ट्रेवल्स इन मुगल अंपायर, और बॉक्स से बंद कर लेना। पहले इन दोनों की मूर्तियां थी, हाथी पे बैठे हुए दोनों, जयमल राइट साइड के अंदर मूर्ति लगी हुई थी, लेफ्ट साइड के अंदर पत्ता की थी। तो अपने राजस्थानी का तो एक अच्छा सा दुआ ही है कि जयमल बढ़ता जीवण फतो डावी पास। राइट, राइट को राजस्थानी बोलते हैं जीवणो और लेफ्ट को राजस्थानी बोलते हैं डाओ। क्या बोलते हैं बताओ देखे? राइट को क्या कहते हैं? जीवना, और लेफ्ट को क्या कहते हैं? तो दो आई है कि जयमल बढ़ता जीवना, बढ़ने का मतलब घुसते ही, बढ़ने का मतलब क्या होता है? आपको अंदर आना हो तो कोई दूसरा कहेगा बढ़ जा, मतलब क्या है? अंदर आ जा। तो जयमल बढ़ता जीवन है कि जयमल घुसते कौन सी साइड के अंदर था? राइट। फत्तो डावी पास, और फत्ता कौन सी साइड के अंदर था? डावी मतलब लेफ्ट। हिंदू चढ़िया हाथियां, वो दोनों हिंदू किस पर चढ़े हुए थे? अड़ियो जस आकाश। और उनका यश, उनकी कीर्ति किसको छू रही थी? आसमान तक उनकी वीरता की बातें पहुंच रही थी। वो दोनों किस पे बैठे हुए थे? हाथियों पे। कौन कौन दोनों? अच्छा, अब यदि आगरा किला देखने जाएंगे, वहां ये मूर्तियां नहीं है। बर्नियर वाली किताब में इनका वर्णन जरूर मिलता है कि वहां पर ये मूर्तियां थी। अब यदि आपको ऐसी मूर्तियां देखनी हो तो बीकानेर का एक किला है, जूनागढ़। बीकानेर में कौन सा किला? हम आगे पढ़ेंगे। बीकानेर में एक राजा हुए थे, राय सिंह। कौन राजा हुए थे? और राजा राय सिंह ने बीकानेर में भी ये मूर्तियां लगवाई थी। आज यदि जयमल पत्ता की मूर्तियां देखनी हो तो आपको कौन सा किला देखना चाहिए? लिखो, बीकानेर के जूनागढ़ किले में भी जयमल तथा पत्ता की मूर्तियां हैं। जयमल तथा पत्ता की मूर्तियां हैं। स्टेच्यूज ऑफ जयमल एंड पत्ता आर ऑल्सो लोकेटेड इन जूनागढ़ फोर्ट ऑफ बीकानेर। बीकानेर के जूनागढ़ किले में भी जयमल तथा पत्ता की मूर्तियां हैं। स्टेच्यूज ऑफ जयमल एंड पत्ता आर ऑल्सो लोकेटेड इन जूनागढ़ फोर्ट ऑफ बीकानेर। क्या लिखा है? बीकानेर के जूनागढ़ किले में भी जयमल तथा पत्ता की मूर्तियां। इसको बॉक्स बंद करो अलग से। ठीक है। अब अकबर ने चित्तौड़ किले पे कब्जा कर लिया। क्या अकबर चित्तौड़ के किले पे जैसे कब्जा करता है उदय सिंह संधि करने के लिए आ जाता है? ना, उसे लगा कि मैं चित्तौड़ पे कब्जा करूंगा तो उदय सिंह मेरे से क्या कर लेगा? संधि। उल्टा उदय सिंह वेट कर रहा है कि तू पहाड़ों की तरफ आ, फिर मैं देखता हूं। पर अकबर के समझ में है कि यार सेना मरी है बहुत भयंकर वाली, और उदय सिंह अब भी अपने से हार मानने के लिए तैयार नहीं है। और यदि अपने पहाड़ों में गए तो लफड़ा हो सकता है कुछ ना कुछ। तो अकबर पहाड़ों में गया ही नहीं। अकबर ने और दिमाग लगाया, और अकबर को लगा कि यार इसका मतलब राजस्थान वाले लड़ने से तो बाज नहीं आएंगे, लड़ाई तो कितनी भी कर ली जाए तो ये लड़ने के लिए हमेशा क्या रहेंगे? तैयार। फिर उसने एक दिमाग दूसरा लगाया कि मेवाड़ वालों के पास में से क्या ताकत है कि मेवाड़ वाले झुकने के लिए तैयार नहीं है। कि यार हमने उनके एक राजधानी पे कब्जा कर लिया, उसके बावजूद राजा पहाड़ों में बैठ के मेरा वेट कर रहा है कि मैं कब उधर जाऊं तो वो मेरे से लड़ाई कर ले। वो डर नहीं रहा है, वो संधि करने के लिए तैयार नहीं है। इसका बाप सांगा जो था वो मेरे दादा से हार गया था, उसके बावजूद उसने संधियां नहीं की थी। ऐसा क्या है इनके पास में? तो लोगों ने कहा साहब मेवाड़ अकेला नहीं है, राजस्थान के राजाओं का नेता है मेवाड़। इसलिए राजस्थान वाले सारे राजा किसकी सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं? इसलिए आसपास की सारी रियासतों से मेवाड़ को सहायता मिलती है। अकबर ने कहा अच्छा, यदि जो आसपास वाले राजा हैं इनको मैं दोस्त बना लूं तो ये फिर मेवाड़ के दोस्त नहीं होंगे, तो ये मेरे दोस्त बन जाएंगे। फिर मेवाड़ अकेला रह जाएगा, और अकेला रहेगा तो मैं इनको झुकाने में कामयाब हो जाऊंगा। तो बताओ मेवाड़ का सबसे अच्छा दोस्त कौन है? कहा साहब बूंदी। सबसे अच्छा दोस्त कौन है? बूंदी वाले सबसे अच्छे दोस्त है। बूंदी वाले इनको सबसे अधिक सहायता पहुंचाते हैं। पता लगाओ भाई बूंदी का राजा कौन है? कहा सुरजन। कौन है बूंदी का राजा?
सूर्यन कहां बैठा पता लगाओगे सब, रणथंभोर कहां बैठा हुआ है, इसलिए अकबर अगला अटैक रणथंभोर पर कर देता है। 68 में उसने चित्तौड़ जीता है, 69 के अंदर उसका अटैक कहां पे, और मैंने बताया था सूर्यन लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन आमिर वाले भगवंत दास ने जाके संधि करवा ली। अकबर अपनी संघर्ष की नीति छोड़कर सहयोग की नीति पर आ गया था। पढ़ा हमने। तो 68 के अंदर उसको चित्तौड़ मिल गया, 69 के अंदर उसको क्या मिल गया, रणथंभौर मिल गया, और बूंदी मेवाड़ से क्या हो गया है, अलग। पर मेवाड़ वालों का बूंदी अलग हो तो हो, बूंदी नहीं तो लाडू आएंगे अपने पास, तो कोई ना कोई तो अपनी तरफ से लड़ने के लिए आएगा। ये पहाड़ों में अपनी लोकेशन वापस कर रहे, अपनी सेना वेना वापस तैयार कर रहे कि अपने वापस हमला करना है, अकबर का वापस हमला होगा तो वापस लड़ाइयां करनी है। वहां ये सब तैयारियां चली रही थी। गोकुंदा को राजधानी बना रखा है। उदय सिंह कहां पर बैठे हुए, उन पहाड़ियों के बीच की जो जगह, वो जगह कौन सी है, और यहाँ गोकुंदा के अंदर उदय सिंह की डेथ हो जाती है होली के दिन। कौन सा त्यौहार था, 28 फरवरी 1572। कौन सा दिन है वो, 28 फरवरी 1572। कौन सा त्यौहार था, कौन सी जगह पे, किसकी मृत्यु होती है, तो उदय सिंह अंतिम संस्कार भी कहां पर हुआ, गोकुंदा। तो उदय सिंह की छतरी पर कहां पर बनी हुई है, गोकुंदा। याद रहेगी बात, लिखो 28 फरवरी 1572 ईस्वी को, ऑन 28 फरवरी 1572 एडी, 28 फरवरी 1572 ईस्वी को, ऑन 28 फरवरी 1572 एडी, गोकुंदा में उदय सिंह की मृत्यु हो गई। उदय सिंह डाइड, गोकुंदा में होली के दिन उदय सिंह की मृत्यु होगी, पूरा लिख लेना, गोकुंदा में होली के दिन उदय सिंह की मृत्यु होगी। उदय सिंह डाइड एट गोकुंदा ऑन होली। गोकुंदा उदयपुर में जगह भाई, गिरवा की पहाड़ियों में भाई। उदय सिंह डाइड एट गोकुंदा ऑन होली। गोकुंदा में होली के दिन उदय सिंह की मृत्यु हो गई। उदय सिंह डाइड एट गोकुंदा ऑन होली। नीचे लिख लो, उदय सिंह की छतरी बराबर गोकुंदा, सेनेटर ऑफ उदय सिंह। उदय सिंह की छतरी कहां पर है, गोकुंदा। बॉक्स बंद कर लो, इसको अलग से दिखना चाहिए आपको। वापस बताओ, देखिए उठना राजकुमार पृथ्वीराज की छतरी कहां पर है, कुंभलगढ़। आज हमने सुबह सुबह दे बता, सांगा की छतरी कहां पर है, मांडलगढ़। कहां पे, बाग सिंह देवलिया वाला जो था उसकी छतरी कहां पर है, पांडुपोड़। कौन सी पोड़ पे, पांडु। अभी थोड़ी देर पहले बड़ा पत्ता चुंडावत की छतरी कहां पर है, रामपोड़। जयमल कला राठौर की छतरियां किस किस के बीच में, हनुमान पोल से भैरव पोल। और उदय सिंह की छतरी कहां पर है ना। ये सवाल कभी वैसे आएंगे, सुमेलित कीजिए, मैच द फॉलोइंग। एक तरफ बंदा लिख देंगे, एक तरफ उसकी क्या लिख देंगे, छतरी। अब मिलाइए, आपस में मिला लोगे। अच्छा, मैं एक बीच में नाम बता रहा था आपको, अकबर की जो बंदूक थी उस बंदूक का नाम था संग्राम। क्या नाम था, लिख लो, वो भी कोई पूछ ले। अकबर की बंदूक बराबर संग्राम, अकबर्सगंज, तो नाम याद रख लो उसका। अकबर की बंदूक बराबर संग्राम। नहीं, ये तो जाएंगे पहले। क्या लिखा, अकबर की बंदूक का नाम क्या था। अच्छा, मैंने एक दिन बताया था कि विजय स्तंभ राजस्थान की पहली इमारत है, इस पर क्या जारी किया गया था। और मैं उस दिन बता रहा था कि डाक टिकट किसी पे भी जारी कर देते हैं, कभी भी जारी कर दिया जाता है। जयमल पे डाक टिकट जारी हुआ था 2 साल पहले। जयमल है, तो जयमल पर डाक टिकट जारी किया जा चुका है, लिख लो अपने, यही लिख लो, जयमल पर डाक टिकट जारी किया जा चुका है। पोस्टल स्टैंप हैज बीन इश्यूड ऑन जयमल। जयमल पर डाक टिकट जारी किया जा चुका है, पोस्टल स्टैंप हैज बीन इश्यूड ऑन जयमल। जयमल पर डाक टिकट जारी किया जा चुका है, पोस्टल स्टैंप हैज बीन इश्यूड ऑन जयमल। बॉक्स में बंद कर लो इसको भी, अलग से दिख जाए आपको। ये 2020 या 19 की बात है, सन आप चेक कर लेना, मेरे बोल रहा हूं मैं, पर ये लॉकडाउन से पहले या लॉकडाउन के आसपास की उसी टाइम की बात है। चित्तौड़ के किले में कार्यक्रम करके जारी करवाया था। अगले राजा लिख लो, महाराणा प्रताप। मैं कुछ सामान्य जानकारी लिख रहा हूं, ये उतार लो, फिर अपने बात करेंगे। महाराणा प्रताप शासन कब से कब तक है बताओ, देखे
1572 से 1597। प्रताप का शासन भी याद रखना भाई, कोई पूछ लें कब से कब तक, दोबारा बताओ। 1572 से 1597, 25 साल। कितने साल राज किया था, आगे लिख लो 25 साल बराबर। कोई यही पूछ लेगा महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक राज किया था, कितने वर्षों तक राज किया था, 25 ईयर्स। अब आप कहोगे सर ये तो हम खुद ही कर लेते, आप क्यों लिखवाते रहते हो ऐसे। हमें याद हो गया 72 से 97, तो हम वहां पे घटा लेते ही है। तो पहली बात तो आपको याद नहीं रहता कि 72 से 97, और फिर यदि याद रह जाता और पेपर में यदि माइनस करने के लिए बैठोगे तो 97 से 72 पेपर में जब माइनस करते हैं तो उत्तर आता है 15, यह आता है 35। 10 बार कर लो तो भी 25 तो वहां पे नहीं आता। एग्जाम वाला प्रेशर अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है, और उसके ऑप्शन भी वही होते हैं। पहला ऑप्शन होता है 15, दूसरा होता है 35, तीसरा होता है 45, चौथा होता है 25, और चौथे तक जाने का आप में धैर्य होता नहीं है। आप शुरुआत वाले 1-2 में वीर गति को प्राप्त हो जाते हो, या आप 15 लगा देते हो, क्या लगा देते हो 25, तो बाहर आके जब पेपर मिलाते हो तब कोई दोस्त पूछता है इसमें तूने यार 15 क्यों कर देता हूं, 15 ही तो है। 97 में से 72 माइनस कर ले, 15 ही तो आएगा, तो कर माइनस, तो आप मुस्कुराते हो। वहां तो यही आया था, 15 आया था। तो अब अपने याद रखना कितने साल राज किया। अब मैं 3 दिन लगातार पूछूंगा कितने साल राज किया, आप जोर जोर से 25 करोगे, थोड़े दिनों में याद हो जाएगा प्रताप ने कितने साल राज किया था। प्रताप का जन्म कब हुआ, 9 मई 1540। दोबारा बोलो दे, कब हुआ, कहां पे। ऑब्वियस सी बात है, मैंने कहा था 1540 में जब तक मावली का युद्ध नहीं हो गया था तब तक उदय सिंह कहां पर थे, कुंभलगढ़। वो चित्तौड़गढ़ गए नहीं थे, वो 1540 तक जब कुंभलगढ़ के अंदर है तो प्रताप का जन्म भी कहां पर होगा, कुंभलगढ़। कब हुआ, तारीख दोबारा बोलो देखे। 9 मई को खा जाओ, सन बोलो केवल, कौन सा, 1540। प्रताप का जन्म कब हुआ, तो 1540 से याद करते हैं तब बचपन की कहानी बहुत याद आती है कि पन्नाधाय उदय सिंह को घास फूस की टोकरी में डाल के लेके गई थी। जब बनवीर ने चंदन को मार दिया, उदय सिंह को बचा लिया, और उदय सिंह को पन्नाधाय किस में डाल के लेके गई, घास फूस की टोकरी में। और वो साल था 1536। वो साल कौन सा था, 1536। मतलब 1536 1536 में उदय सिंह इतना छोटा सा टाबर है कि पन्नाधाय किस में डाल के लेके गई, घास फूस की टोकरी में। और 4 साल बाद ये रिश्ता क्या कहलाता है, वैसा वैसे कैसे हो गया ये सब। वो कहानियां हैं, मैंने बहुत पहली शुरुआत की क्लासों में बताया था, हमने इतिहास कहानियों में पढ़ना शुरू कर दिया है। उदय सिंह का जन्म हुआ था 1522 में। उदय सिंह का जन्म कब हुआ, 1500, भाई 1528 में तो सांगा मर गया। सांगा का बेटा है उदय सिंह, तो 1528 में भी यदि सांगा उदय सिंह का जन्म होता है तो भी 1536 में 8 साल का होता है वो। और 8 साल का टाबर घास फूस की टोकरी में नहीं जाए। तो उदय सिंह तो 1522 में पैदा हो गया था, तो 1536 के अंदर जब वो घटना हुई है तब उदय सिंह की उम्र है 14-15 साल। अब यदि उस टाइम 14-15 साल का रहा होगा तो घास फूस की टोकरी में कैसे लेके गए होंगे। ये केवल अपनी तरफ से कहानियां बना ली कि घास फूस की टोकरी में लेके गए थे, ऐसा कुछ ही नहीं था। बाकायदा पन्नाधाय की अंगुली पकड़ के पा 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 करके चल के गया। ये टोकरियों वाली कहानी याद नहीं करनी अपने। और यदि वो 36 में 14-15 साल का है तो 4 साल बाद 1540 के अंदर 18-19 साल का है। अब समझ में आता है कि गांव में नॉर्मल 17-18 में शादी कर देते हैं, साल 2 साल टाबर 18-19 के अंदर तो अब भी गांव में हो जाते हैं। तो यदि 17-18 साल के अंदर हो रहा है प्रताप तो कोई बड़ी बात नहीं। तो ध्यान रखना, इस बार को दोबारा वो घास फूस की टोकरी वाली कहानी बताए कि पन्नाधाय घास फूस की टोकरी में लेके गई थी। उसका अरे भाई मेरे, थोड़ा बहुत बायोलॉजी नाम की चीज में यकीन रखा कर, सब कुछ चमत्कारी थोड़ी होते हैं जीवन के अंदर। तो प्रताप का जन्म कब हुआ, 9 मई 1540। कहां पे, ऑब्वियस सी बात है कहां पर होगा, कुंभलगढ़। पिताजी का नाम जानते हो आप सारे, मम्मी का नाम जयवंताबाई सोनगरा। क्या नाम था, बचपन का नाम क्या था, ये डंका झूठ है एक। आपने सारी किताबों में और लिखा हुआ है कि प्रताप के बचपन का नाम क्या था, किका। आरपीसी पूछती और है किका किसके बचपन का नाम था, प्रताप। मेवाड़ में कोई छोटा टाबर होता उसको बोलते हैं किका। पश्चिमी राजस्थान में किसी भी छोटे बच्चे को बोलते हैं गिगा। क्या बोलते हैं, गिगोन गिगलीन ऐसे बोलते हैं। अपने गाने खूब सारे, गिगा थारो पालनो घड़ा दूं सामी साल में। गीगा, गीगा का मतलब क्या होता है, टाबर। तो पश्चिमी राजस्थान में छोटे बच्चे को बोलते हैं गीगा, और इन पहाड़ी प्रदेशों में मेवाड़ में किसी भी छोटे बच्चे को क्या बोलते हैं, किका। तो बापा राहुल भी पैदा हुआ तब था किका, अमीर भी पैदा हुआ तब क्या था, किका। कुंभा और सांगा भी थे कीके, और 2 थे तो कीके हो गए। और प्रताप भी पैदा हुआ तो बचपन का नाम क्या होगा। पर फिर भी आरपीसी पूछती है कि किका किसका बचपन का नाम था, अपने को याद करना है प्रताप। अपने को 2 नंबर लेने हैं, हिस्ट्री चेक करनी है। तो आरपीसी दिन को अगर रात कहे हम रात कहेंगे, आरपीसी के किका था तो अपने किका मान ले, आरपीसी के नहीं पिका कर लो तो अपने पिका। जो आरपीसी के मान लेंगे, बाकी ऐसा नाम नहीं होता। किसी भी छोटे बच्चे को मेवाड़ के अंदर क्या कहा जाता है, ये वो सिखों वाली तरह है। सिखों में कोई छोटा बच्चा होता है उसको बोलते हैं काका, क्या बोलते हैं, और बच्ची को बोलते हैं काकी। लड़की होती तो क्या बोलते हैं, काकी, और लड़के को क्या बोलते हैं, काक। हर छोटा बच्चा काका है, हर छोटी बच्ची काकी। अब मान लो कोई काकी बड़ी होकर प्रधानमंत्री बन जाए और बाद में कहेगी ये जो भारत के प्रधानमंत्री, इन्हें बचपन में काकी कहा जाता था। अरे भाई, हर छोटी बच्ची को बचपन में सिखों में क्या बोलते हैं, काकी। हर छोटे बच्चे को क्या बोलते हैं, काक। रानी का नाम क्या था, अजब दे पवार। क्या नाम था,
टेस्ट है आपका, तो फटाफट जल्दी जल्दी क्लास में आगे बैठ जाना, वरना ये करें हमारे मिसमैनेजमेंट हो जाएगा। ठीक है, कल पढ़ेंगे बाकी।